पेश खिदमत है कहानी अंबरनाग मारिया के किस नंबर 84 खूनी जजीरा। मलाहों की लाशों ने खौफो हिरास फैला दिया। दोनों लाशों के सर गायब थे। कप्तान ने उसी वक्त सबको बुलाकर कहा, मालूम होता है जजीरे के आदमखोर बदला ले रहे हैं, हमें खबरदार हो जाना चाहिए। आज से 2 आदमी बंदूकें लेकर रात को पहरा दिया करेंगे। पहरे से क्या होता था, जजीरे के जंगली लोग बड़े होशियार थे और वह जंगल में सांप की तरह रेंग कर भी अपने दुश्मन पर हमला कर सकते थे। बस 2 रातें छोड़कर तीसरी रात भी 2 मल्लाहों की लाशें उनकी झोंपड़ियों में पड़ी थी। उनके भी सर गायब थे। सारे मल्लाह घबरा गए। अगर इतने सख्त पहरे में भी दुश्मन उनके कैंप में घुसकर उन्हें हलाक कर सकता है तो फिर वहां किसी की भी जान महफूज नहीं थी। कप्तान खुद परेशान था। उसे अपनी बीवी और बच्ची की जान की फिक्र खाई जा रही थी। आखिर उन्होंने फैसला किया कि सब मल्लाह झोंपड़ियां छोड़कर जहाज पर चले जाएं और जहाज को खाड़ी के अंदर किनारे से दूर खड़ा कर दिया जाए। जहाज को पानी में किनारे से दूर ले जाया गया। सारे मल्लाह उसके ऊपर आ गए थे। कप्तान और उसकी बीवी बच्चे भी अपने कैबिन में आ चुके थे। रात को कैबिन को अंदर से ताला लगा दिया गया। जहाज के अर्शे पर जबरदस्त पहरा लगा दिया गया। मगर जो होना था वो होकर रहा। 2 रोज बाद सुबह के वक्त जहाज के अर्शे पर 2 पहरेदारों की लाशें पड़ी थी और उनके सर गायब थे। अब सिर्फ 4 मल्लाह बाकी रह गए थे। उन्होंने कप्तान से इजाजत लिए बगैर अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए तोपों का रुख जजीरे की तरफ करके गोलाबारी शुरू कर दी। दाएं दाएं जजीरे में गोले फटने लगे। परिंदे शोर मचाते दरख्तों से उड़ गए। दरख्त टूट टूट कर गिरने लगे। कई जगहों पर आग लग गई और धुआं उठने लगा। बड़ी मुश्किल से कप्तान ने खुद जाकर गोलाबारी बंद कराई। ऐसे लगता था कि चारों मल्लाह अपने साथियों की मौत की वजह से दीवाने हो गए हैं। उन्होंने कप्तान से कहा, हमारे साथियों का बदला लिया जाए, जजीरे को तबाह कर दिया जाए या फिर हमारी हिफाजत की जमानत दी जाए। कप्तान ने कहा, मेरे बच्चों, मैं खुद तुम्हारी कश्ती में सवार हूँ, मैं किसी की जान की क्या जमानत दे सकता हूँ। खुद मेरी और मेरे बीवी बच्चों की जिंदगी खतरे में है। मारिया ये सारा तमाशा खामोशी से देख रही थी। जो कुछ हो रहा था उसे मालूम था कि ऐसा ही होना चाहिए। इन मल्लाहों ने बड़ी बेदर्दी से जंगली लोगों का कत्लेआम किया था। अब अगर वो बदला ले रहे थे तो उसमें हैरानी की कौन सी बात थी। जापानी कप्तान ने तो अपने कैबिन में अपने बाल बच्चों को बंद कर लिया था। बाकी जो 4 मल्लाह रह गए थे उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्हें हर वक्त अपनी जान का खतरा रहता था। दिन की रोशनी में वो इधर उधर के कामों में लगे रहते, मगर जो ही रात आती वो मशीन गनें लेकर चौकस होकर अपने अपने कैबिन अंदर से बंद करके बैठ जाते। आधी रात तक तो वो जागते रहते, मगर उसके बाद उन्हें नींद आ जाती और वो ऊँघने लगते। मौत के खौफ ने उनसे नींद का मजा भी छीन लिया था। मारिया भी जहाज पर आ गई थी और रात को अक्सर जागती रहा करती थी। कई रोज से वो जंगल में भी नहीं गई थी। जिस रात उन मल्लाहों ने जजीरे पर गोलाबारी की थी उस रोज रात के पिछले पैर वहशी लड़की की आवाज़ थोड़ी देर के लिए सुनाई दी थी। उस भयानक आवाज़ ने गोलाबारी के बाद तबाहशुदा इलाके की फ़ज़ा को और ज़्यादा डरावना बना दिया था। उस आवाज़ को किसी दूसरे मल्लाह ने नहीं सुना था। सबसे ज़्यादा परेशानी जापानी कप्तान की बीवी की थी। उसे अपनी खामद और अपनी बेटी की फिक्र थी। उसने अपने खामद से कहा, यहाँ से चले चलो, हमारी और हमारी बच्ची की जान यहाँ खतरे में है। अब हमें यहाँ रहकर क्या करना है। हमारे आदमी एक एक करके मारे जा रहे हैं। एक रोज़ हमारी बारी भी आ जाएगी। अभी वक्त है, हम जहाज़ यहाँ से निकाल कर ले जाते हैं और किसी दूसरे जजीरे को तलाश करते हैं। जापानी कप्तान ने कहा, बेगम, सारे जजीरे ऐसे ही हैं। अगर हम किसी दूसरे जजीरे पर चले भी गए तो वहाँ भी आदमखोर आ जाएंगे। तो फिर वापस जापान चले चलो। हम अमरीकियों के कैदी बनकर बाकी ज़िंदगी गुजार लेंगे, मगर मैं इस वीरान जजीरे पर अपनी बच्ची और अपने खामन को मरते नहीं देख सकती। कप्तान गहरी सोच में पड़ गया। किसी हद तक उसकी बीवी ठीक कह रही थी। यहाँ से उन्हें चले जाना चाहिए था। जजीरे के जंगली लोग उनके खून के प्यासे हो गए थे, लेकिन कप्तान जाए भी तो कहाँ जाए। दूसरे जजीरों पर भी आदमखोरों का डर था। खुले समंदर में बमबारी का खतरा था और जापान में अमरीकी हथकड़ियाँ लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। उसके बावजूद उसने फैसला कर लिया कि अपनी बीवी और बच्चे की ज़िंदगी की खातिर उसे बहुत जल्द जजीरे से कूच कर जाना चाहिए। उसी रात जहाज़ पर आधी रात को जजीरे के जंगली दबे पाँव आए और उन्होंने सबसे पहले तो अर्शे पर पहरा देने वाले 2 मल्लाहों को हलाक करके उनके सर काटे और फिर नीचे कैबिन में जाकर बाकी सोए हुए 2 मल्लाहों को भी हलाक कर दिया। सुबह उनकी लाशें समंदर की खाड़ी में डाल दी गईं। अब कप्तान और उसकी बीवी बच्ची बिल्कुल अकेले रह गए थे। उसकी बीवी तो रोने लगी, खुदा के लिए यहाँ से भाग चलो अभी इसी वक्त। मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी की दुश्मन नहीं हूँ। ये खूनी जजीरा है, इसे छोड़ दो। जापानी कप्तान अब खुद वहाँ से चले जाना चाहता था, मगर मुसीबत ये थी कि खाड़ी में पानी उतर गया था और जहाज़ नीचे कीचड़ में फंस चुका था। अब एक ही सूरत थी कि समंदर की तरफ से पानी खाड़ी में दाखिल हो, पानी जहाज़ को ऊपर उठाए और फिर वहाँ से चलकर समंदर में आए। हमें समंदर के पानी का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक पानी की लहर खाड़ी में नहीं आती हम यहाँ से नहीं जा सकते। बीवी ने कहा, इस जहाज़ को यहीं छोड़ो, हम कश्ती में सवार होकर यहाँ से चले जाते हैं। कश्ती में सवार होकर हम खुले समंदर में कहाँ जाएंगे। ये तो अपनी मौत की तरफ जाने वाली बात होगी। खुदा पर भरोसा रखो और कुछ वक्त इंतज़ार करो। मुझे यकीन है ये जंगली लोग हमें कुछ नहीं कहेंगे। ये तुम कैसे कह सकते हो, तुम देख लेना, वो अब इस जहाज़ को आग लगाएंगे। लेकिन कप्तान का ख्याल ठीक था। जंगली लोगों को उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। जाने कैसे उन्हें पता चल गया कि जजीरे पर गोलाबारी कप्तान की मर्जी के खिलाफ हुई है। 4-5 रोज़ गुजर गए और कोई जंगली जहाज़ पर ना आया। अब खाड़ी में समंदर का पानी दाखिल होना शुरू हो गया था।
اب اتنا پانی بھی نہیں آیا تھا کہ جہاز کیچڑ میں سے نکل سکتا۔ کپتان کی بیوی وہاں نہ رہنے کی قسم کھا چکی تھی۔ ایک روز رات کو ماریا نے کچھ جنگلی پھل کھائے اور جنگل کی طرف سیر کرنے نکل گئی۔ جہاز پر خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا تھا، مگر جنگلی پھل اور تازہ پانی کافی تھا۔ ان کا گزارا پھلوں پر ہو رہا تھا۔ کپتان کا خیال جزیرے پر کھیتی باڑی کا تھا، لیکن ملاحوں کے بغیر وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک جنگل میں سیر کرنے کے بعد ماریا جہاز پر آ گئی۔ اس روز گرمی تھی۔ کپتان اور اس کی بیوی تو ڈر کے مارے کیبن کے اندر سوتے تھے۔ ماریا جہاز کے اوپر عرشے پر سوتی تھی۔ آدھی رات تک ماریا عرشے پر بیٹھی آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتی رہی اور امبر ناگ کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر وہ اونگنے لگی۔ ابھی وہ پوری طرح سوئی نہیں تھی کہ اسے جزیرے میں دور سے وحشی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم سے ہوشیار ہو گئی۔ رات کی خاموشی میں آواز بڑی خوفناک معلوم ہوئی تھی۔ اس نے جزیرے کی خاموشی کو زیادہ ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ دوسری بار آواز نہ آئی۔ ماریا نے سوچا کہ شاید وحشی لڑکی سو گئی ہے، چنانچہ وہ بھی سو گئی۔ اب ایسا ہوا کہ کپتان کی بیوی اپنے کیبن میں بچی کو سلا کر کتاب پڑھنے لگی۔ اس کا خاوند کپتان بھی سو گیا تھا۔ بیگم کو خوف کے مارے رات کو بہت کم نیند آتی تھی۔ وہ زیادہ تر دن میں سوتی رہتی تھی۔ اچانک کپتان کی بیگم نے آہٹ کی آواز سنی۔ اس کے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کتاب پر سے نظریں ہٹا کر کیبن کی گول کھڑکی کے شیشے کو تکنے لگی۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی کھڑکی پر پڑ رہی تھی۔ اسے کھڑکی میں کوئی شکل نظر نہ آئی۔ بیگم نے اپنی بچی کو ساتھ لگا لیا اور اسے تھپکنے لگی۔ اتنے میں جیسے کسی نے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ اب تو کپتان کی بیوی کی جان ہی نکل گئی۔ اس نے جلدی سے کپتان کو جگا دیا اور آہستہ سے خوفزدہ آواز میں کہا، کوئی دروازے پر ہے۔ کپتان آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور بیوی کی بات سن کر اینک لگا کر بڑے غور سے دروازے کو دیکھنے لگا جس پر تالا پڑا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ دروازہ پھر اندر کی طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ کپتان نے پستول نکال کر ہاتھ میں تھام لیا۔ اس نے پستول کا رخ دروازے کی طرف کر کے بلند آواز سے کہا، کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی دروازے پر جیسے کسی نے زور سے ہاتھ مارا اور پھر وہی جزیرے کے جنگل والے وحشی لڑکی کی چیخ فضا میں بلند ہوئی، جس کو سن کر کپتان کی بیوی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ کپتان نے جلدی سے اسے سنبھالا۔ چیخ کی آواز نے ماریا کو بھی جگا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اس نے دیکھا کہ ستاروں کی دھندلی دھندلی روشنی میں وہی جنگل والی وحشی لڑکی عرشے پر جنگلے کے پاس کھڑی ہے۔ اس کے لمبے سیاہ بال سمندر کی طرف سے آنے والی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وحشی لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے ماریا کی موجودگی کا پتہ چل گیا ہے۔ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ تھوڑے فاصلے پر ایک لڑکی کھڑی ہے جو عام انسانوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ ماریا بھی ٹھٹک گئی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ جب وہ قریب پہنچی تو وحشی لڑکی نے جنگلے پر سے کود کر کھاڑی میں چھلانگ لگا دی۔ ماریا جلدی سے جنگلے پر آئی اور جھک کر نیچے دیکھنے لگی۔ وحشی لڑکی کھاڑی کے پانی میں تیرتی ہوئی دوسرے کنارے کی طرف چلی جا رہی تھی۔ جزیرے میں رات کے اندھیرے میں وہ تھوڑی دور تک تیرتی ہوئی نظر آتی رہی، پھر غائب ہو گئی۔ اتنے میں کپتان بھی پستول ہاتھ میں لیے اوپر آ گیا۔ نیچے اس کے بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کپتان نے سمندر کی طرف گولیاں چلا دی۔ ماریا نے سوچا کہ یہ وحشی لڑکی جہاز پر کیا لینے آئی تھی؟ کیا اسے کسی شے کی ضرورت تھی؟ مگر اسے کس شے کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ ساری رات ماریا یہی سوچتی رہی۔ وحشی لڑکی اس کے لیے ایک مہمہ بن گئی تھی۔ دن نکل آیا، کھاڑی میں کافی پانی آ گیا تھا اور جہاز کیچڑ میں سے نکل آیا تھا۔ ماریا نے سوچا کہ جنگل میں چل کر آج اس پراسرار وحشی لڑکی کا راز حل کرنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ لڑکی کون ہے اور اس جنگل میں اسے کون چھوڑ گیا ہے۔ ماریا جہاز کی سیڑھی پر سے نیچے اتری اور پانی میں سے ہو کر جزیرے کے کنارے آ گئی۔ یہاں سے اس نے جنگل کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ادھر کپتان کی بیوی اور کپتان نے وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے سیڑھی اوپر اٹھا لی۔ کپتان نے انجن چلا دیے۔ انجن ذرا گرم ہوئے تو کپتان نے لیور کھول کر آگے کو دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی جہاز میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے بڑی آہستگی سے بائیں جانب یعنی سمندر کی طرف گھومنا شروع کر دیا۔ کھاڑی میں جہاز کی رفتار تھوڑی تھی۔ وہ بڑے آرام سے بائیں جانب درختوں میں گھوم گیا۔ کھاڑی میں کافی پانی آ گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ ہلکی رفتار سے چلتا رہا اور پھر سمندر میں داخل ہو گیا۔ کپتان کی بیوی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خونی جزیرے سے اس کی جان چھوٹی۔ ادھر ماریا کو کوئی خبر نہیں تھی کہ جہاز وہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ وہ جنگل میں اس کھو کی طرف چلی جا رہی تھی جہاں اس نے وحشی لڑکی کا بستر دیکھا تھا، یعنی جہاں کیلے کے پتوں کا بستر لگا تھا۔ وہ جگہ خالی تھی، وحشی لڑکی کہیں نہیں تھی۔ ماریا جنگل میں دوسری طرف نکل گئی۔ ایک جگہ اس نے کچھ جھونپڑیاں دیکھیں۔ گولہ باری نے اس علاقے کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ کئی درخت ٹوٹ کر گرے ہوئے تھے، زمین میں بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے تھے، کہیں کچھ درخت جل کر سیاہ ہو چکے تھے۔ ماریا ان جھونپڑوں کے پاس گئی۔ ان جھونپڑوں کے پیچھے درختوں کے نیچے کچھ عورتیں بیٹھی چٹائیاں بنا رہی تھیں۔ ان کے بچے گھاس پر کھیل رہے تھے۔ ایک جوان لڑکیاں ناریل کی چھال اتار رہی تھیں۔ ماریا ان کے قریب سے ہو کر گزر گئی۔ مرد یہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ امن پسند لوگ تھے۔ ماریا یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لوگ آدم خور ہوں گے۔ جاپانی ملاحوں نے ان کے گاؤں پر گولہ باری کر کے اور ان کے مردوں کو گولیوں سے اڑا کر بڑی زیادتی کی تھی۔ خیر ان لوگوں نے بھی بدلہ لے لیا اور ایک ایک کر کے سارے جاپانی ملاحوں کو ختم کر دیا۔ ذرا فاصلے پر ماریا نے ایک درخت دیکھا جس کی شاخوں سے انسانی سر لٹکے ہوئے گئے تھے۔ ماریا قریب گئی تو معلوم ہوا کہ یہ سارے کے سارے سر جاپانی ملاحوں کے ہیں۔ یہ سر ناریل کی رسیوں سے لٹکائے گئے تھے۔ پھر ایک جانب درختوں سے کچھ وحشی آئے اور انہوں نے تیر چلا کر ان سروں پر نشانہ بازی شروع کر دی۔
ये लोग इस कदर माहिर निशानाबाज थे कि दूर से भी तीर आकर ठीक निशाने पर लगता था। मारिया ये निशानाबाजी कुछ देर तक देखती रही, फिर वो बाएं तरफ को जंगल में आ गई। यहाँ बड़ी घनी झाड़ियाँ थी, दरख्तों की शाखें जमीन को छू रही थी। उन वहशी लोगों ने यहाँ झाड़ियाँ काटकर पगडंडी सी बना रखी थी। उस पगडंडी पर चलती मारिया एक नदी के पास आकर रुक गई। ये बड़ी खूबसूरत नदी थी, साफ शफाफ पानी बड़े सुकून से बह रहा था। मारिया ने झुककर पानी पिया, बड़ा ठंडा और मीठा पानी था। मारिया ने मुंह हाथ धोया और वहां बैठकर आराम करने लगी। उसे जिसकी तलाश थी वो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। मारिया उठकर नदी के किनारे किनारे चल दी। अब उसे कुछ आदमियों की आवाज़ें सुनाई दी। वो उन आवाज़ों की तरफ लपकी कि शायद कोई राज मिल जाए। आगे जाकर दरख्तों के दरमियान कुछ वहशी बैठे थे। उनके आगे एक ऊंची जगह बनी थी जिस पर वही वहशी लड़की केले के पत्तों का लिबास पहने खामोश खड़ी थी। उसके स्याह बाल नीचे लहरा रहे थे, उसके सर में सुर्ख फूल सजा हुआ था। वो खामोश खड़ी वहशी लोगों को देख रही थी। जंगली मर्द उस वहशी लड़की के आगे बड़े अदब से कुछ सहमे सहमे बैठे थे। साफ लगता था कि वो उसका बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। हो सकता है वो उसे कोई आसमानी देवी समझते हों। मारिया उस वहशी लड़की को अचानक उन वहशी मर्दों के बीच में देखकर हैरान रह गई। वो बड़ी खामोशी से एक दरख्त के साथ लगकर ये मंजर देखने लगी। अचानक वहशी लड़की ने फजा में नथने फुलाकर कुछ सूंघा और फिर हाथ ऊपर उठाकर उस दरख्त की तरफ इशारा किया जिसके साथ लगकर मारिया खड़ी थी। वहशी लोगों ने एकदम से कमानों पर तीर चढ़ा लिए और दरख्त की तरफ रुक करके तीर छोड़ दिए। अगर मारिया फुर्ती से काम लेकर वहां से दूसरी तरफ ना हट जाती तो आज उसे लेने के देने पड़ गए थे। सारे के सारे जहर में बुझे हुए तीर उसके जिस्म में खुप जाते। मारिया घबरा गई। उस कमबख्त वहशी लड़की को तो पता चल जाता है कि मारिया कहाँ खड़ी है। मारिया तेजी से पीछे की तरफ भागी और जरा फासले पर जाकर झाड़ियों में चुप कर उन्हें तकने लगी। अब शायद वहशी लड़की को मारिया की बू नहीं आ रही थी। उसने हाथ से इशारा करके वहशियों को बैठने के लिए कहा। अब उन्होंने अपनी जुबान में बातें शुरू कर दी। वहशी लड़की बिल्कुल खामोश रही। वो किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी, सिर्फ इशारों से जवाब दे रही थी। जंगली लोग केले के पत्तों पर मछली, फल या बकरी का मक्खन रखकर वहशी लड़की के सामने ले जाते। वहशी लड़की उस पर हाथ रखती और वो वापस अपनी जगह पर जा बैठते। मारिया के लिए ये एक नई बात थी कि वहशी लड़की उन जंगली लोगों की देवी थी। थोड़ी देर के बाद ये महफिल खत्म हो गई। वहशी लड़की सबसे पहले उस चबूतरे से उतरकर पिछली तरफ जंगल के अंधेरे में गुम हो गई। उसके बाद वहशी लोग भी एक एक करके अपने अपने झोंपड़ों की तरफ चले गए। मारिया ने अब दिल में फैसला कर लिया था कि वो इस पुरस्कार वहशी लड़की से ज़रूर मिलेगी। वो वापस हुई, उसे भूख लग रही थी। उसने सोचा कि वो जहाज़ पर जाकर कुछ फल खा लेगी। जो ही वो खाड़ी के किनारे आई तो ये देखकर उसका दिल धक से रह गया कि वहाँ जहाज़ नहीं था। उसने खाड़ी के किनारे किनारे भागकर आगे तक देखा, जहाज़ कहीं भी नहीं था। वो समझ गई कि आखिर कप्तान की बीवी अपने मकसद में कामयाब हो गई और जापानी कप्तान जहाज़ को खाड़ी में से निकाल कर ले गया है। अब मारिया को फिक्र हुई क्योंकि वो जजीरे पर बिल्कुल अकेली रह गई थी। पहले उसे कम से कम ये तसल्ली ज़रूर थी कि जापानी जहाज़ खाड़ी में था और वो उस पर सवार होकर जजीरे से वापस जा सकती थी, मगर अब तो उस जजीरे से निकलने की आखिरी उम्मीद भी गुल हो चुकी थी। जिस जापानी जहाज़ पर बैठकर वो जजीरे से जा सकती थी वो भी अब वहाँ नहीं रहा था। मारिया एक जगह बैठकर गौर करने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि जब तक उस जजीरे पर फल और पानी काफ़ी था वो यहाँ रह सकती थी, मगर सवाल ये था कि वो कब तक वहाँ पड़ी रहेगी। बहुत कम उम्मीद थी कि इस जजीरे पर कोई जहाज़ आकर लगे। मारिया को भूख लग रही थी। उसने जंगल में घूम फिर कर कुछ फल तोड़कर खाए, चश्मे पर जाकर पानी पिया और मल्लाहों की बनाई हुई लकड़ी की एक झोंपड़ी में जाकर लेट गई। लेटे लेटे उसे नींद आ गई। शाम को उसकी आंख खुली। उसने फिर कुछ फल खाए, पानी पिया, नदी पर जाकर गुस्ल किया, कपड़े धोकर फिर पहने और जजीरे की गर्म हवा में चल फिरकर कपड़े जो गीले हो चुके थे उन्हें सुखाने लगी। घूमते फिरते रात हो गई। जजीरे पर चांद निकल आया था। चांदनी में जजीरे के दरख्त खूबसूरत दिखाई देने लगे और खाड़ी का पानी शीशे की तरह चमकने लगा। मारिया सैर करते करते थक गई तो अपनी झोंपड़ी में आकर लेट गई। कुछ देर में सोच विचार करने में गुजार दी, फिर उसे नींद आ गई। आधी रात को उसे प्यास महसूस हुई। उसने आंखें खोली और अभी वो उठने ही लगी थी कि वहीं के वहीं रह गई। उसने एक अजीब मंजर देखा। झोंपड़ी की खुली खिड़की में से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने देखा कि खिड़की में वैसी लड़की का सर दिखाई दे रहा है। उसके बाल खुले हैं और चांदनी में सोने के तार लग रहे हैं। वो खिड़की में से अंदर देख रही थी, शायद मारिया को सोते हुए देख रही थी। मारिया ने कनखियों से उसे तकना शुरू कर दिया। सोचने लगी कि ये वहशी लड़की वहाँ क्या करने आई है, क्या उसे हलाक करने आई है? मगर उसे मारिया को मारने की क्या जरूरत है? वैसे भी वो मारिया के खिलाफ ना थी, मगर हाँ, जंगल में एक बार उसने वहशी लोगों को उस पर तीरों की बारिश का हुक्म दे दिया था। बहरहाल मारिया के दिल में अजीब कशमकश जारी थी। कभी वो सोचती कि उठकर भाग जाए, कभी वो सोचती कि यूं ही झूठ मूठ नींद का बहाना बनाकर सोई रहे और देखे कि ये वहशी लड़की क्या करती है। अगर उसने मारिया को हलाक करने की कोशिश की तो वो बड़ी आसानी से उसे गिरा लेगी। इतना सोचकर मारिया ने आंखें बंद कर लीं और वहशी लड़की का इंतजार करने लगी। वहशी लड़की ने जब देखा कि मारिया बेसुध सो रही है तो वो झोंपड़ी की खिड़की से अंदर आ गई। मारिया ने थोड़ी सी आंख खोलकर उसे देखा। वो बिल्कुल उसके सिराने खड़ी थी और अपनी जर्द
चमकीली आंखों से उसे तक रही थी। फिर वो मारिया पर झुक गई। मारिया बड़ी हैरान थी कि कमबख्त उसको कैसे देख लेती है। असल में वैसी लड़की मारिया को देख नहीं रही थी, बल्कि उसे अपनी छठी इसके जरिए एहसास हो रहा था कि इस बिस्तर पर कोई औरत आराम कर रही है। वैसी लड़की ने हाथ बढ़ाकर मारिया के जिस्म को छुआ। जो ही उसका हाथ सचमुच मारिया के जिस्म से टकराया, वो उछलकर परे हट गई। ये बात उस वैसी लड़की के लिए भी बड़ी अजीब थी कि बिस्तर खाली हो, मगर उस पर एक लड़की लेटी हो और वो किसी को नजर ना आ रही हो, मगर जब हाथ लगाया जाए तो उसका जिस्म छू जाए। मारिया ने अब देर से काम न लिया। जो ही दूसरी बार वैसी लड़की ने अपना हाथ मारिया के जिस्म को लगाना चाहा, मारिया ने लपक कर उसकी वैसी लड़की की कलाई मजबूती से पकड़ ली। औरत की वही भयानक चीख फिजा में बुलंद हुई। उसने बेहद जोर लगाया, मगर मारिया ने उसे बिल्कुल न छोड़ा। वैसी लड़की को क्या मालूम था कि मारिया की गिरफ्त लोहे की है। मारिया ने कहा, तुम कौन हो? तुम मेरी तलाश में क्यों हो? तुम मुझे कैसे देख लेती हो? मारिया ने 2-3 सवाल ऊपर तले कर दिए। वैसी लड़की अपनी वैसी जर्द आंखों से मारिया को घूर रही थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि देखने की कोशिश कर रही थी। मारिया ने उसे बिल्कुल ना छोड़ा। वैसी लड़की की कलाई काफी मजबूत थी और अब उसने जोर लगाना छोड़ दिया था। मारिया ने फिर कहा, सुनो, मेरा नाम मारिया है। मैं कोई भूत नहीं हूँ, कोई बदरू नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मगर जादू के जोर से मुझे गायब कर दिया गया है। मैं कोशिश भी करूँ तो जाहिर नहीं हो सकती। पहले ये बताओ कि तुम मेरी जुबान समझ रही हो? वैसी लड़की मारिया को देखे जा रही थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसने आंखें भी नहीं झपकी थी। उसके बाल लंबे मारिया के बाजू पर गिरे हुए थे। वैसी लड़की के बालों से जंगल के फूलों और सब्जे की महक आ रही थी। मारिया ने उसकी कलाई छोड़ दी। तुम अगर जाना चाहो तो जा सकती हो, मगर मुझसे डरो नहीं। मैं तुम्हारी बहन हूँ। बोलो, क्या तुम मेरी जुबान समझ रही हो? वैसी लड़की ने कोई जवाब न दिया। फिर वो शेरनी की तरह अपनी जगह से उछली और खिड़की में से कूदकर बाहर जंगल में गायब हो गई। मारिया ने झोंपड़ी से बाहर निकलकर देखा। चांदनी रात सुनसान थी। वैसी लड़की का कहीं कोई पता नहीं था। पहले तो फिर कभी किसी जापानी मलाह या कप्तान की बच्ची की आवाज आ जाती थी। अब जजीरे पर इतनी गहरी खामोशी छाई हुई थी कि एक बार तो मारिया को अपने सांस की आवाज भी साफ साफ सुनाई देने लगी। मारिया को अब उस जजीरे में उस वक्त तक रहना था जब तक कि कोई भूला भटका जहाज वहां किनारे पर नहीं आ लगता। इसलिए वो वैसी लड़की का राज मालूम करने पर तुल गई थी और उसे कोई काम नहीं था। रात को उस वैसी लड़की के पीछे जाना बेकार था, क्योंकि जंगल में बड़ी आसानी से छुप जाती थी। दिन निकल आया था। मारिया ने नदी पर जाकर गुस्ल किया, कपड़े धोकर फिर पहने, दरख्तों से फल तोड़कर खाया, चश्मे का ठंडा पानी पिया और जंगल में सैर करने लगी। जजीरे में रहते मारिया को कई रोज गुजर गए थे। उस रात के बाद वैसी लड़की फिर मारिया को नजर नहीं आई थी। मारिया जंगली लोगों की झोंपड़ियों की तरफ भी गई कि शायद वहां मिल जाए, लेकिन वहां भी वैसी लड़की नजर न आई। रात को मारिया चुपके से कई बार वैसी लड़की के केले के पत्तों वाले बिस्तर पर भी गई, मगर वहां भी वो नहीं थी। या खुदा, वो कहाँ चली गई? कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गई? अगर बीमार पड़ती तो ये जंगली लोग जरूर उसे अपने किसी न किसी झोंपड़े में ले आए और उसकी दवा दारू करते। वक्त गुजरने लगा। वैसी लड़की को देखे 15 दिन हो गए कि एक रात अचानक मारिया की आंख खुल गई। जजीरे में से वैसी लड़की की चीख की आवाज़ आ रही थी। मारिया उठकर बैठ गई। आवाज़ कमज़ोर और लंबी लंबी थी, जैसे कोई बैन कर रहा हो। मारिया से ना रहा गया। वो बिस्तर से उठी और जिस तरफ से जंगल से आवाज़ आई थी उधर को दौड़ पड़ी। आखिर वो उसी जगह पहुंच गई जहां वैसी लड़की का बिस्तर था। क्या देखती है कि वो केले के पत्तों के बिस्तर पर पड़ी है। उसको भी पता चल गया था कि मारिया उसके करीब आ गई है। मारिया ने झुककर उसे देखा। उसका जिस्म बुखार से फूक रहा था। मारिया ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वैसी लड़की ने जल्दी से उसका हाथ पर हटा दिया और मारिया को घूर कर तकने लगी, मगर आज उसकी आंखों में बुखार की वजह से वो चमक नहीं थी। मारिया ने कहा, बहन, तुम्हें बुखार है, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। सैकड़ों साल से जंगलों में रहते रहते मारिया को दरख्तों और जड़ी बूटियों का तजुर्बा हो गया था। बाकी अंबर ने भी उसे ये फन सिखा दिया था और बास जड़ी बूटियों की पहचान करा दी थी। मारिया जंगल में गई और एक खास झाड़ी के ताज़ा पत्ते तोड़कर उसे अपने रुमाल में बांधा और वैसी लड़की के पास ले आई। फिर उसने पत्थरों से पत्तों को कुचल दिया और उसमें से जो पानी के कतरे निकले वो कपड़े के जरिए वैसी लड़की के हलक में टपका दिए। वैसी लड़की को बहुत तेज बुखार था और वो कुछ नीम बेहोश हो चुकी थी। मारिया एक बार फिर झाड़ियों में से पत्ते तोड़कर लाई, उन्हें कुचला और उसके सब्ज कतरे वैसी लड़की के हलक में गिराए। सारी रात मारिया वैसी लड़की के पास बैठी उसे दवा पिलाती और नदी के पानी से रुमाल भिगो भिगोकर उसका माथा ठंडा करती रही। सुबह के वक्त वैसी लड़की का बुखार टूट गया और वो होश में थी। जंगल में हल्की हल्की दिन की रोशनी फैल रही थी। वैसी लड़की ने बड़ी हमदर्दी और शुक्रिया के साथ मारिया की तरफ देखा। वो उसे नजर तो नहीं आ रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी उंगलियों से मारिया के चेहरे को छुआ। मारिया ने उसका खुरदरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। वैसी लड़की के नाखून जानवरों की तरह बढ़े हुए थे। अब मारिया उस लड़की को पहली बार दिन की रोशनी में करीब से देख रही थी। उसका रंग गहरा सांवला था, चेहरे की जिल्द खुरदरी थी और सारे जिस्म पर जगह जगह कांटों के निशान थे। उसने दरख्तों की छाल का लिबास पहन रखा था, लेकिन उसकी आंखों में बला की चमक थी। मारिया ने एक बार फिर उससे बातें की, उससे कुछ पूछने की कोशिश की। तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ कब से हो? मगर वैसी लड़की ने कोई जवाब न दिया, बस उसकी तरफ गौर से देखती रही और अपने हाथ की खुरदी उंगलियां मारिया के चेहरे पर फेरती रही। फिर जैसे उसे नींद आने लगी
ماریا نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور وحشی لڑکی سو گئی۔ ماریا اسے آرام دینے کے خیال سے وہاں سے اٹھائی۔ اسے بھی نیند آ رہی تھی، وہ ساری رات ہی تھکی ہوئی تھی۔ جنگل سے نکل کر وہ سیدھی کھاڑی کے کنارے اپنی جھونپڑی میں آ کر لیٹ گئی۔ جب وہ اٹھی تو دوپہر ہو رہی تھی، جزیرے پر سورج چمک رہا تھا۔ اسے وحشی لڑکی کا خیال آ گیا کہ جانے اس کا کیسا حال ہوگا۔ ماریا نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور سیدھی جنگل میں آ گئی۔ وہاں وحشی لڑکی کو رات کا سوتا چھوڑ کر آئی تھی۔ اس کی سونے کی جگہ خالی تھی۔ ماریا نے ارد گرد چل پھر کر اسے تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ واپس آتے آتے آسمان پر گھنگور گھٹا چھا گئی اور ٹھنڈی تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ بادل بڑے گہرے تھے، سمندر کی طرف سے ہوا آ رہی تھی، اس میں کسی طوفان کی بو تھی۔ ماریا کا تجربہ بتاتا تھا کہ اس قسم کے بادل طوفانوں کو اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ وہ جلدی سے اپنی جھونپڑی میں پہنچ گئی۔ اس کے پہنچتے پہنچتے بارش شروع ہو گئی۔ رات کو بارش تیز ہو گئی، طوفان نے ہی تیزی پکڑ لی۔ جزیرے میں چیختی ہوائیں چلنے لگی، کھاڑی میں سمندر کا پانی لبالب بھر گیا۔ سمندر کے کنارے جو چٹانیں کھڑی تھیں ان کے ساتھ سمندری موجیں ٹکراتی تو ایک بھیانک شور اٹھتا۔ خدا خدا کر کے طوفان تھما، دن چڑھا۔ ماریا نے اٹھ کر کھاڑی میں دیکھا، سمندر کے پانی سے کھاڑی بھری ہوئی تھی۔ کئی جگہوں پر درخت گرے پڑے تھے، ہواؤں نے پتھروں کو اپنی جگہ سے دور دور تک پھینک دیا تھا۔ سمندر کھاڑی کی اوٹ میں آ گیا تھا۔ سمندر تک پہنچنے کے لیے کھاڑی کا موڑ گھومنا پڑتا تھا، اس لیے سمندر کا کیا حال تھا یہ ماریا کو معلوم نہ تھا۔ سمندر کا یہ حال تھا کہ وہاں طوفانوں میں بھٹک کر راتوں رات ایک بحری جہاز آ کر ٹھہر گیا تھا۔ یہ بحری جہاز ایک بڑے خونخوار بحری ڈاکو مناکو کا تھا۔ شاید دوسری جنگ عظیم کے بعد یہی ایک بحری ڈاکو آخری نشانی کے طور پر رہ گیا تھا، کیونکہ اس ڈاکو کی خونخواری، لوٹ مار اور سنگ دلی کے ہزاروں قصے اس سمندر کے آس پاس کے ملکوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ بحری جہاز ایک تجارتی جہاز کا پیچھا کر رہا تھا اور اس پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ طوفان نے آ گھیرا۔ طوفان اچانک آ گیا اور اس قدر خوفناک طوفان تھا کہ مناکو کا بحری جہاز موجوں میں ڈولنے لگا۔ تجارتی جہاز تو خدا جانے ڈوب گیا یا بکھری ہوئی سمندری موجوں سے بہا کر جانے کہاں سے کہاں لے گئی، لیکن بحری ڈاکو مناکو کا جہاز بھی راستے سے بھٹک گیا۔ مناکو ایک تجربہ کار جہاز ران تھا۔ اس نے اس وقت جہاز میں رکھے ہوئے زیتون کے تیل سے بھرے ہوئے ڈرم ایک طرف سے ہٹا کر جہاز کے پیندے کے درمیان میں رکھ دیے، جس کی وجہ سے جہاز کا توازن کچھ درست ہو گیا۔ یہ ایک جدید قسم کا بحری جہاز تھا۔ مناکو بحری ڈاکو نے ایک ولندیزی چھوٹے جنگی جہاز پر حملہ کر کے اسے قابو کر لیا تھا۔ یہ وہی جنگی ولندیزی جہاز تھا۔ اس پر مناکو ڈاکو اب سمندروں میں ڈاکے مارتا پھرتا تھا۔ اس کی مار دور دور تک تھی، یعنی فلپائن سے لے کر اسپین کے ساحل تک وہ کسی بھی تجارتی جہاز کو نہ چھوڑتا تھا۔ اس کے جہاز پر 6 انچ دھانے کی 12 توپیں لگی تھی۔ جہاز کو لوٹ کر وہ سارے ملاحوں کو قتل کر ڈالتا، سامان اپنے جہاز پر لاد دیتا اور پھر اپنے آدمیوں کی مدد سے سارے سامان کو سنگاپور یا ہانگ کانگ کی بندرگاہوں پر فروخت کر ڈالتا۔ جس سامان کی اسے ضرورت ہوتی وہ اپنے لیے رکھ لیتا۔ بس اس رات سمندری طوفان میں پھنس کر مناکو ڈاکو جہاز کو قریبی ساحل کی طرف لے آیا۔ یہ ساحل اسی جزیرے کا ساحل تھا جس کے ایک جھونپڑے میں ماریا رہتی تھی۔ مناکو ڈاکو نے جہاز کو سمندر کنارے کھڑا کر دیا، مگر سمندری موجوں کی ہلچل بڑھ رہی تھی اور خطرہ تھا کہ کہیں جہاز ساحل کی چٹانوں سے ٹکرا نہ جائے۔ مناکو ڈاکو نے عرصے پر کھڑے ہو کر حکم دیا جہاز کو کھاڑی کے اندر لے جایا جائے۔ اسی وقت جہاز کا رخ سمندر کی کھاڑی کی طرف موڑ دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ماریا جھونپڑی سے نکل کر جزیرے کے اندر وحشی لڑکی کی خیر خیریت معلوم کرنے جا رہی تھی۔ اگر وہ کچھ دیر وہاں رکتی تو مناکو ڈاکو کا بحری جہاز اس کے سامنے کھاڑی میں داخل ہو جاتا۔ ماریا جزیرے کے اندر جا چکی تھی کہ بحری ڈاکوؤں کا جہاز کھاڑی میں نمودار ہوا اور چکر کاٹ کر کھاڑی میں ایک جگہ لنگر ڈال کر رک گیا۔ مناکو ڈاکو نے سر پر نیلے رنگ کا رومال باندھ رکھا تھا، اس کے کانوں میں سونے کے رنگ پڑے تھے، گھنگریالے پکے ہوئے بال رومال کے کناروں سے کانوں کے اوپر گچھوں کی طرح نکلے ہوئے تھے۔ اس نے برجس اور نیلی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ مناکو ڈاکو کی عمر 50 کے قریب پہنچ گئی تھی۔ رنگ سمندری طوفانوں کی مار کھا کر گہرا سانولا اور تانبے جیسا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی بے رحمی تھی۔ کمر کے 7 پستول لگے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ہنٹر تھا جس کو لپیٹ کر مناکو ڈاکو نے ہتھیلی میں تھام رکھا تھا۔ وہ دونوں ٹانگیں پھیلائے بڑی شان سے جہاز کے عرصے پر کھڑا حکم دے رہا تھا، خبردار کوئی شخص جزیرے میں اندر تک نہ جائے، بس یہیں کنارے پر ہی رہو، جب تک میں حکم نہ دوں کوئی کنارے سے دور نہ جائے۔ ڈاکو کشتیوں میں بیٹھ کر کنارے پر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جزیرے میں کھاڑی کے کنارے 6-7 لکڑی کے تختوں کی مدد سے جھونپڑیاں بنی تھی جو اب ویران ہو چکی تھی۔ کچھ جھونپڑیوں کی چھتیں رات کے طوفان نے اڑا دی تھی۔ ڈاکو حیران ہوئے کہ یہاں کس نے جھونپڑیاں بنائی تھی؟ کیا یہاں کبھی کوئی لوگ آباد تھے جو اب یہاں سے چلے گئے یا مر کھپ گئے؟ مناکو نے بھی کنارے پر اتر کر ان جھونپڑیوں کو دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے دوسری جنگ عظیم میں یہاں جاپانیوں کا قبضہ تھا، کیونکہ مجھے خوراک کے خالی ڈبے نظر آ رہے ہیں، ان پر جاپان کی مہریں لگی ہیں۔ ملاح ڈاکوؤں نے خوش ہو کر کہا، سردار تم بہت عقل مند ہو، کاش یہاں میں کچھ سامان اور مل جاتا۔ مناکو ڈاکو نے کہا، ہمیں کچھ روز اس جزیرے پر قیام کرنا ہوگا تاکہ جہاز کی پوری صفائی کی جائے۔ یہ جگہ کھاڑی میں اندر آ کر ہے اور بڑی محفوظ ہے۔ ایک ڈاکو ملاح بولا، سردار ایک جہاز ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس کا ہمیں بہت افسوس ہے۔ مناکو ڈاکو نے ہنٹر ہوا میں پھٹکار کر کہا، یہاں سے نکلیں گے تو بہت تجارتی جہاز ملیں گے، اس دفعہ 2 جہازوں کو لوٹ کر ان کا سامان سمیٹ کر ہی ہانگ کانگ کا رخ کریں گے۔ ڈاکو ملاحوں نے خوشی کا نعرہ لگایا، زندہ باد مناکو، زندہ باد مناکو، زندہ باد۔ ان کی ہلکی سی آوازیں ماریا کو دور جزیرے کے اندر جنگل میں سنائی دی۔
मगर फिर उसने ये सोचकर ख्याल दूसरी तरफ लगा लिया कि इस वीरान जजीरे में भला इतने लोगों की आवाज़ें कहाँ से आ सकती हैं। ये ज़रूर उसके कानों की शरारत होगी। फिर दूर जंगल में कहीं किसी दरख्त पर बहुत से परिंदे इकट्ठे बोल पड़े होंगे। आखिर बाज परिंदों की आवाज़ें इंसानों से मिलती हैं। मनाको डाकू के जहाज़ में कुछ वलंदेजी कैदी थे जो उसने एक जहाज़ को लूटते हुए पकड़े थे, बल्कि यूं कह लें कि वो किसी तरह से कत्ल होने से बच गए थे। ये कुल 7 अफराद थे। इनमें एक डूबे हुए जहाज़ का बूढ़ा वलंदेजी इंजीनियर भी था। मनाका डाकू ने हुक्म दिया कि उन सारे कैदियों को गोली मारकर खाड़ी के समंदर में फेंक दिया जाए। हुक्म की देर थी। सारे कैदी लाइन में खड़े कर दिए गए। अब बेचारे कैदी मुंह से कुछ बोल भी ना सके कि मल्लाहों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब आखिरी कैदी बूढ़े वलंदेजी इंजीनियर को मारने के लिए लाया गया तो मनाको ने हंसकर कहा, इस बुड्ढे को रहने दो, ये हमारे जहाज की मशीनों की सफाई करेगा। 6 कैदियों की खून आलूद लाशों को समंदर में फेंक दिया गया। वलंदेजी बूढ़े की जान बख्शी कर दी गई और उसे नीचे मशीन रूम में पहुंचा दिया गया, जहां इंजन की मशीनों की सफाई का काम शुरू हो चुका था। उधर मारिया ने जजीरे में काफी दूर तक वैसी लड़की को तलाश किया, मगर वो कहीं न मिली। मारिया ने सोचा कि वो जरूर किसी जगह तूफान से पनाह लिए पड़ी आराम कर रही होगी। रात में वापसी पर उसने कई जंगली वहशियों की लाशें देखी। दरख्त गिरने से हलाक हो गए थे। मारिया वापस अपने झोंपड़े की तरफ जा रही थी। मारिया जंगल में एक मोड़ घूमकर खाड़ी की तरफ आई तो धक से जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। उसके सामने एक बहरी जहाज समंदर की खाड़ी में खड़ा था। ये जहाज किसका हो सकता है? इस पर कोई झंडा नहीं लगा हुआ। जहाज पर झंडा लगा हुआ था, मगर वो जहाज की दूसरी तरफ पहली मंजिल की चिमनी के साथ लगा हुआ था। ये झंडा बहरी डाकुओं का स्याह झंडा था, जिस पर खोपड़ी और हड्डियों का भयानक निशान बना हुआ था। एक एतबार से मारिया खुश भी हुई कि जहाज आखिर जजीरे में आ गया, वो किसी मुल्क का ही क्यों ना हो, और अब वो उस जजीरे से खलासी हासिल कर सकेगी। मारिया समझ गई कि जंगल में जो उसके कानों में बहुत से लोगों की आवाज़ें आई थी वो इसी जहाज के मल्लाहों की आवाज़ें थी। मारिया जल्दी जल्दी खाड़ी किनारे जहाज के पास आ गई। अचानक उसकी नज़र जहाज की पहली मंजिल के झंडे पर पड़ी। अरे, ये तो बहरी डाकुओं का जहाज है। खैर, मुझे क्या है, मुझे इस जहाज का एक फ़ायदा होगा कि मैं इस पर बैठकर इस जजीरे से निजात हासिल कर सकूंगी। जहाज के अरशे पर मल्लाह सफाई वगैरह में लगे थे। कुछ मल्लाह किनारे पर आग जलाकर रात का खाना तैयार कर रहे थे। मारिया ने देखा कि जहाज से कश्ती में उतरकर एक भारी भरकम आदमी किनारे पर आया तो सब मल्लाहों ने उसे सलाम किया। वो समझ गई कि यही उनका सरदार है। वो हर एक से पूछ रहा था कि किसी शय की जरूरत तो नहीं है। मारिया ने देखा था और उसका सैकड़ों बरस का तजुर्बा बताता था कि बहरी डाकू यानी बहरी कज़ाक के जहाज़ों के सरदार अपने डाकू मल्लाहों के साथ अच्छा सलूक करके उन्हें हमेशा अपने साथ ही रखते थे। वैसे भी उन मल्लाह डाकुओं को बड़ी आज़ादी थी, यानी लूट मार में सिवाय जवाहरात और सोने के बड़े बड़े जेवरों के बाकी हर शय उनकी मलकियत समझी जाती थी। हाँ, सरदार की जानिब से उन पर किसी जजीरे में पहुंचकर कुछ कानून लागू हो जाते थे, मसलन ये कि वो बस्ती में नहीं जाएंगे, वहाँ किनारे के होटलों तक ही रहेंगे, वगैरह वगैरह। मारिया ने देखा कि उसके झोंपड़े में कुछ बकरे बने हैं। ये जहाज से उतार कर यहाँ हवा बदली के लिए रखे गए थे। जहाज का सरदार डाकू मनाको वहां कर एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। 2 मल्लाह उसके शाने दबाने लगे। मारिया ने देखा कि सरदार के कानों में सोने के छल्ले थे और उसके चेहरे से संगदिली और खूनखारी टपकती थी। मारिया ने उन लोगों की बातों से मालूम कर लिया कि अभी 1 हफ्ते से पहले जहाज वहां से नहीं लेगा, क्योंकि जहाज की पूरी सफाई की जा रही थी। मिस्त्री मल्लाहों ने मशीनों के बड़े बड़े पुर्जे इंजनों से निकालकर ऊपर अरशे पर रख लिए थे और उन्हें साफ कर रहे थे। मारिया ने देखा कि जहाज पर 6 तोपें एक तरफ और 6 तोपें दूसरी तरफ लगी हैं। सूरत शक्ल से एक जंगी जहाज लगता था, जिस पर उस डाकू ने कब्जा कर लिया था। जो मल्लाह जमीन पर आग जलाकर गोश्त पका रहे थे, मारिया उनके करीब से गुजरी। सरदार यानी डाकुओं के सरगना मनाको को मारिया ने गौर से देखा। सूरत और शक्ल से ही बड़ा जालिम आदमी मालूम होता था। मारिया ने जहाज पर नजर डाली। काफी मजबूत जहाज था। यकीनन ये तूफान में भटक कर यहाँ आ गया था और अब ये लोग मौका गनीमत जानकर उसकी सफाई वगैरह करने लगे थे। इतने में शाम का अंधेरा छा गया। जजीरे में खाड़ी के किनारे मल्लाहों ने गैस रोशन करके बांस पर लटका दिया। गैस की रोशनी काफी थी। वो घास पर कालीन बिछाकर खाना खाने लगे। मारिया ने भी एक खाली थाली लेकर गोश्त का टुकड़ा उठाने की कोशिश की। आज एक अरसे के बाद उसे भुना हुआ गोश्त और डबल रोटी मिल रही थी। उसको बेहद खुशी हो रही थी। मल्लाहों ने देखते देखते गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े अपनी लकड़ी की थालियों में डाल लिए थे और बैठकर मजे से खाने लगे। मारिया ने एक मल्लाह की थाली में से बकरे की आधी रान उठाकर अपनी थाली में रख ली। डाकू ने अपनी थाली से बकरे की रान गायब होते देखी तो दहशत से चीख उठा, मेरी टांग गायब हो गई। मल्लाह उसकी तरफ दौड़े और उसकी टांग को दबाते हुए बोले, अरे उल्लू की दुम, तुम्हारी टांग तो तुम्हारे साथ लगी हुई है। डाकू ने कांपते हुए कहा, मेरी थाली की टांग गायब हुई है। अरे अहमक, भला थाली की भी कभी टांग होती है? खुदा के लिए मजाक ना करो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी थाली में जो बकरे की भुनी हुई आधी टांग रखी थी वो गायब हो गई है। सारे डाकू उसका मजाक उड़ाने लगे। बात सरदार यानी मनाको डाकू तक पहुंची तो वो भी बहुत हंसा और बोला, इसको सूअर की टांग भून कर दे दो, ये खुद सूअर का भाई है। सब मल्लाह कहकर लगाकर हंस पड़े। मारिया ने बड़े मजे ले लेकर भुना हुआ गोश्त और डबल रोटी खाई, पानी पिया और अपनी झोंपड़ियों के साथ वाली एक खाली झोंपड़ी में जाकर लेट गई। आधी रात तक उसे मल्लाहों के कहके और शोरो गुल सुनाई देता रहा। फिर उसे नींद आ गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने बाहर निकलकर देखा जहाज खाड़ी के पानी में खड़ा था, मगर मल्लाह कोई नहीं था। सिर्फ जहाज के ऊपर अरशे पर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा वलंदेजी मशीन के किसी पुर्जे को साफ कर रहा था।
मारिया समझ गई कि यह बूढ़ा कैदी है। उसके एक पाँव में लोहे की जंजीर बंधी थी। बहरी डाकू अपने कैदियों को लोहे की जंजीर पाँव में डालकर रखते थे। यह जंजीर इतनी लंबी होती थी कि कैदी अरशे पर इधर उधर घूम फिर सकता था। मारिया को उस बूढ़े पर बड़ा तरस आया कि उस बेचारे को उन डाकुओं ने जानवरों की तरह कैद कर रखा है। अभी मारिया ये सोच ही रही थी कि इतने में अरशे के दरवाजे पर एक मल्लाह नमदार हुआ। वो पीछे चौकीदारी कर रहा था। उसकी एक कानी आंख पर नकाब चढ़ा था, हाथ में हंटर था। उस काने ने आते ही ताड़ ताड़ कर बुढ़े को 2-3 हंटर मार दिए। बूढ़ा बिलबिला उठा, पेशो ताप खाकर रह गया और कुछ न बोला। बदमाश बुढ़े, ठीक तरह से काम क्यों नहीं करता? याद रख, तुझे भी तुम्हारे साथियों की तरह कत्ल करके खाड़ी में फेंक दूंगा। मारिया को उस कानी डाकू पर बेहद गुस्सा आया। वो खाड़ी के अकब से होकर जहाज के ऊपर आ गई। काना डाकू बूढ़े पर हंटर बरसाने के बाद नीचे चला गया। मारिया उससे बूढ़े वलंदेजी की बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। उसने सीढ़ियां उतरकर काने की तलाश शुरू कर दी। आखिर वो उसे एक जगह मिल गया। वो एक कैबिन में मेज पर रखे कुछ चांदी के सिक्के गिन रहा था। उसका हंटर सामने दीवार से लटका हुआ था। मारिया कैबिन के अंदर आ गई। काने डाकू को पता न चल सका। मारिया ने अंदर आते ही पहला काम यह किया, दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया और चाबी अपनी जेब में डाली। काने डाकू ने पलट कर देखा, दरवाजा बंद था और ताला लगा था। ये ताला किसने लगा दिया? दरवाजा शायद किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। उसने आवाज दी, कौन हरामखोर है बाहर? फिर उसे ख्याल आया कि ताला तो किसी ने अंदर से लगा दिया है, मगर सवाल यह है कि अंदर से कौन ताला लगा सकता है। उसने कैबिन में चारों तरफ देखा, वहां उसके सिवा कोई और नहीं था। मारिया से उसे ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहती थी। उसने बड़े आराम से हाथ बढ़ाकर दीवार से हंटर उतार लिया। काने डाकू ने हंटर गायब होते देखा तो और ज्यादा परेशान हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे वो कहानियां याद आ गईं जिनमें जजीरों की बदरूहें जहाज में आकर डाकुओं को हिलाक कर दिया करती थी। मारिया ने हवा में हंटर को लहराया। चटाख की आवाज पैदा हुई। काना डाकू घबरा कर ये आवाज कहां से आई? फिर पटाख से एक जोरदार हंटर उसके सर पर लगा और रुमाल खुल गया। वो सर पकड़कर मेज से टकराया और गिर पड़ा। क्योंकि जरब बड़ी जोरदार थी, मारिया ने अब उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। काना डाकू दर्द से बिलबिला रहा था। दूसरे उस पर दहशत छा रही थी कि हंटर उसे कोई बदरू मार रही है। उसका सारा बदन पसीने में तरबतर हो गया। मारिया ने कहा, तुमने उस बूढ़े को मारा, ये उसका बदला है। काने डाकू ने बंद खाली कैबिन में जब एक बदरू की आवाज सुनी तो वो चीख मारकर पीछे हटा और दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मारिया ने कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं इस जजीरे की देवी हूं, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। काना डाकू हाथ बांधकर फर्श पर दुजानू हो गया। माफ कर दो देवी, मुझे माफ कर दो। मारिया ने कहा, नहीं, तुम कातिल हो। तुमने बूढ़े के साथियों को कत्ल किया है, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। अब उस काने डाकू ने घबराहट में ऐसी हरकत की कि अगर मारिया जल्दी से फर्श पर ना लेट जाती तो वो जरूर हलाक हो गई। काने डाकू को कुछ और न सूझा। उसने कमर से पिस्तौल निकालकर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। जब वो पिस्तौल की गोलियां खत्म कर चुका तो मारिया ने उसके पीछे से आकर एक जबरदस्त हाथ मारा। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वह लड़खड़ाकर ऐसा गिरा कि फिर न उठ सका। मारिया ने उसकी पेटी से दूसरा भरा हुआ पिस्तौल खोलकर अपने पास रख लिया। ताला खोला और कैबिन से बाहर निकल गई। ऊपर जहाज के अरशे पर बूढ़ा वलंदेजी उसी तरह बैठा मशीन का पुर्जा साफ कर रहा था, मगर वो पिस्तौल की आवाज़ सुनकर कुछ परेशान सा जरूर था। फिर उसने ख्याल किया कि पिस्तौल की गोलियां तो यहाँ चलती रहती हैं, कोई डाकू जहाज के अंदर निशानाबाजी की मशक कर रहा होगा। थोड़ी देर बाद मन्नाको डाकू और दूसरे मल्लाह भी जंगल से फल और पानी लेकर वापस आ गए। उन्होंने जो कैबिन में काने डाकू की लाश देखी तो बड़े हैरान हुए कि इसे कौन मार गया। कैबिन की दीवारों पर गोलियों के निशान भी थे। मन्नाको डाकू गुस्से में चिल्लाया, इस पर किसी ने हमला किया था। वो कौन हो सकता है? जहाज पर सिर्फ वलंदेजी बूढ़ा ही था। उससे पूछा गया, उसने कहा, मैं अपने काम में लगा था, मुझे कुछ पता नहीं कि नीचे क्या हो रहा था। हाँ, मैंने गोलियां चलने की आवाज़ ज़रूर सुनी थी। फिर सोचा कि शायद कोई निशानाबाजी कर रहा होगा। डाकू मन्नाको ने बूढ़े को ऐसी लात मारी कि वो लड़खड़ा कर परे जा गिरा। हरामखोर बुढ़े वलंदेजी को नीचे कैद में डाल दो और कल सुबह सवेरे से गोली से उड़ा दिया जाए। यह हुक्म देकर मन्नाको डाकू ने काने डाकू की लाश को संदूक में बंद करके जजीरे में कब्र खोदकर दफन कर दिया। मारिया ये सारी कार्रवाई देख रही थी। बूढ़े को फांसी का हुक्म मिल गया था। वो सिर्फ एक रात का मेहमान था। मारिया ने उसे बचाने का फैसला कर लिया। रात को जब अंधेरा सारे जजीरे पर छा गया तो वो सीढ़ी चढ़कर जहाज के अरशे पर आई। यहाँ 2 डाकू पहरा दे रहे थे। मारिया उनके करीब से होकर निकल गई। सीढ़ियाँ जो नीचे जाती थी उनका दरवाज़ा बंद था। मारिया ने करीब जाकर आहिस्ता से उसे धक्का दे दिया। दरवाज़ा खुल गया। यहाँ अंधेरा था इसलिए पहरेदारों ने दरवाज़ा खुलता ना देखा। मारिया चुपके से सीढ़ियाँ उतरकर जहाज की दूसरी मंजिल पर आ गई। यहाँ राहदारी खामोश और सुनसान थी। कोने में सिर्फ एक लैंप चल रहा था, उसके मिट्टी के तेल की बू फैली हुई थी। मारिया ने सोचा कि बूढ़ा किस जगह कैद होगा। उससे ख्याल आया कि निचली मंजिल में एक स्टोर रूम है, शायद बूढ़े को वहां रखा गया हो। वो निचली मंजिल में उतर गई। यहाँ हबस और घुटन थी। उसने जरा आगे एक कमरे के बाहर एक डाकू को राइफल लिए पहरा देते देखा। वो फौरन समझ गई कि बूढ़ा इस जगह कैद होगा। वो दबे पांव दीवार के साथ साथ चलती बिल्कुल कमरे के सामने आ गई। पहरेदार डाकू दूसरी तरफ से राउंड लगाकर आया और पहरेदार से बोला, होशियार रहना, कहीं बुढ़ा भाग ना जाए। पहरेदार डाकू ने हंसकर कहा, भाग नहीं सकता, हाँ अंदर से गायब ना हो जाए। मारिया समझ गई कि बूढ़ा अंदर ही है। अब वो उसे बाहर निकालने की स्कीम पर गौर करने लगी। ज्यादा गौर करने का वक्त नहीं था। रात ढल रही थी और सुबह ही सुबह बेचारे बूढ़े को गोली से उड़ा दिया जाना था।
मारिया ने देखा कि राउंड वाला डाकू ऊपर वाली मंजिल पर चला गया है और वहां अब कोई नहीं रहा, तो उसने एकदम आगे बढ़कर पहरेदार डाकू के सर पर जोर से हाथ मारा। पहरेदार डाकू लड़खड़ाया और गिर पड़ा। वो बेहोश हो चुका था। मारिया ने उसकी जेब से चाबी निकालकर कमरे का ताला खोला और अंदर चली गई। अंदर एक धीमा सा लैंप जल रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में बूढ़ा कोने में फर्श पर पड़ा खुदा की इबादत कर रहा था। उसने दरवाज़ा खुलते देखा तो गर्दन फेर कर बोला, क्या मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है? मारिया ने करीब आकर कहा, बाबा मेरी आवाज़ सुनकर घबराना नहीं। आप मेरी शक्ल नहीं देख सकेंगे, मगर मैं आपकी लड़की की तरह हूँ, इंसान हूँ और खुदा ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। जल्दी से उठिए और मेरे साथ यहाँ से निकल चलिए। बूढ़ा इंजीनियर पहले तो हक्का बक्का सा होकर रह गया कि ये रूह कहाँ से आ गई। फिर जल्दी से उठते बोला, बेटी तुम कौन हो? मारिया ने कहा, बाबा ये वक्त इन बातों का नहीं। मेरा ख्याल था कि आप मुझसे डर जाएंगे, मगर खुदा का शुक्र है कि आप डर कर बेहोश नहीं हुए। इसलिए अब वक्त ज़ाया ना करें, ये बाद में बातें होंगी। बूढ़े इंजीनियर ने कहा, यहाँ तो कदम कदम पर पहरा होगा, हम किस तरह फरार होंगे? मारिया ने पिस्तौल बूढ़े के हाथ में देकर कहा, आप इसे अपने पास रखें, बाकी मैं संभाल लूंगी। और हाँ, जिधर से मेरी सीटी की आवाज़ आपको आए आप उधर को आ जाएं, क्योंकि आप मुझे देख नहीं सकते। मारिया बूढ़े इंजीनियर को साथ लेकर कमरे से बाहर आ गई। उसने दूसरी मंजिल भी अबूर कर ली। अब वो अर्शे पर आने लगी तो सीढ़ियों में वही राउंड लगाने वाला डाकू मिल गया। जो ही उसने बूढ़े कैदी को फरार होते देखा तो राइफल कंधे से उतारकर फायर करने ही वाला था कि मारिया ने उसकी गर्दन पर अपना खौफनाक हाथ मार दिया। राइफल परे जा गिरी और उसके ऊपर डाकू भी बेहोश होकर गिर पड़ा। मारिया ने सीटी बजाकर बूढ़े इंजीनियर को साथ लिया और अर्शे पर आ गई। रात खामोश थी, सितारे चमक रहे थे। जजीरे की तरफ से किसी उल्लू के बोलने की बार बार आवाज़ आ रही थी, मेरे पीछे पीछे खामोशी से आओ बाबा, उधर सीढ़ी लगी है और नीचे कश्ती भी है। मारिया बूढ़े इंजीनियर को जहाज़ के पीछे ले गई। यहाँ एक रस्सी की सीढ़ी नीचे एक खाली कश्ती में जा रही थी। मारिया ने कहा, जल्दी से सीढ़ी उतर जाओ बाबा, मैं तुम्हारे बाद में उतरूंगी, जल्दी करो। बूढ़ा इंजीनियर सीढ़ी उतर कर कश्ती में बैठ गया। उसके साथ ही मारिया भी कश्ती में आ गई। कश्ती को खाड़ी के साथ साथ आगे जंगल में ले चलो। बूढ़े ने चप्पू चलाने शुरू कर दिए। एक तरफ से मारिया चप्पू चलाने लगी। कश्ती खाड़ी के किनारे किनारे दूर होने लगी और जहाज़ उनकी आंखों से ओझल हो गया। मारिया ने कहा, कश्ती किनारे पर छोड़ दो जल्दी। उन्होंने कश्ती किनारे के साथ लगा दी और किनारे पर उतराए। मारिया ने कहा, मुझे अपना हाथ पकड़ा दो बाबा। मारिया ने बूढ़े का हाथ थाम लिया और जजीरे के जंगल में चलना शुरू कर दिया। जजीरे में गहरी खामोशी और अंधेरा था। मारिया जंगल में काफ़ी अंदर निकल आई थी। यहाँ उसने एक चट्टान के नीचे गहरी खो देखी। वो बूढ़े को लेकर उस खो में आ गई। खो अंदर जाकर चौड़ी हो गई थी। मारिया ने यहाँ केले के पत्ते तोड़कर बिस्तर बना दिया और बूढ़े इंजीनियर से कहा, बाबा तुम्हें यहाँ आराम करना होगा, मैं सुबह आऊँगी, और हाँ जब तक मैं ना हूँ आप यहाँ से बाहर ना निकलें बिल्कुल। मारिया ने करीबी दरख्तों से कुछ जंगली अमरूद और पपीता तोड़कर बूढ़े इंजीनियर के पास रख दिया और उसी रास्ते से होकर वापस किनारे पर आ गई। यहाँ वो कश्ती में बैठी और खाड़ी में आकर कश्ती को जहाज़ के करीब छोड़ा और खुद अपनी झोंपड़ी में जाकर लेट गई। दिन चढ़ा तो जहाज़ पर शोर मच गया कि बूढ़ा इंजीनियर फरार हो गया है। उसने पहरेदार की गर्दन तोड़ डाली है। डाकू गुस्से में थे। मनाको डाकू बहरी कज़ाकों का सरदार तो गुस्से में फुनकारता फिर रहा था और जो कोई सामने आता उस पर हंटर बरसाने लग जाता। हरामज़ादा, तुम लोग हराम की खाते हो, तुम्हारी गफलत की वजह से कैदी भाग गया है। खैर वो भाग कर जाएगा कहाँ? इसी जजीरे में होगा। मैं उसे शेर के मुंह से भी निकाल लाऊंगा। उसके हुक्म से डाकू ने जजीरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी, मगर इतने बड़े जजीरे की तलाशी भला कौन ले सकता था। शाम तक वो जंगल के एक ही हिस्से में बूढ़े को तलाश करते रहे। इस दौरान में 2 डाकुओं को सांपों ने काट खाया और वो मर गए। 2 डाकू दलदल में फंसकर गर्क हो गए। मनाको डाकू के गुस्से की इंतहा नहीं थी। एक तो उसके आदमी मारे गए थे, दूसरा कैदी हाथ से निकल गया था। उसने 4 खास डाकुओं को बुलाकर हुक्म दिया, रात को तुम लोग जजीरे में निकल जाओ और कैदी को जहाँ कहीं हो तलाश करके लाओ। कैदी अक्सर आधी रात को खुराक की तलाश में निकला करते हैं। अगर तुम नाकाम वापस आए तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ डालूंगा। चारों डाकू पिस्तौलें और खंजर लगाकर जजीरे पर निकल गए। मारिया को उसकी खबर न लग सकी। वो अपनी झोंपड़ी में आराम कर रही थी। सुबह को बूढ़े इंजीनियर को खाने पीने का सामान दे आई थी और उसके पास बैठी बातें भी करती रही थी। बूढ़े इंजीनियर ने कहा था कि अगर इन डाकुओं को किसी तरह गायब कर दिया जाए तो वो जहाज़ लेकर वहाँ से निकल सकता है। मारिया रात को यही सोचते सोचते सो गई थी कि उस जहाज़ पर कैसे कब्जा किया जा सकता है। उधर चारों डाकू जंगल में चले जा रहे थे। आधी रात तक वो बूढ़े इंजीनियर को ढूंढते रहे, मगर वो उन्हें कहीं नजर न आया। इतने में उन्हें जंगल में एक लड़की की चीख की आवाज़ सुनाई दी। ये उसी वहशी लड़की की आवाज़ थी। मारिया सो रही थी, उसने ये आवाज़ न सुनी। डाकुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। चीख की हल्की हल्की लंबी आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। एक डाकू बोला, ज़रूर कोई लड़की मुसीबत में है, चलो उसकी मदद करें। दूसरा डाकू कहने लगा, क्या खबर ये कोई भूत हो, कोई बदरू हो, हमें सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। तीसरा डाकू बोला, अरे यार तुम सब डरपोक हो, चलो मेरे साथ, अगर बदरू होगी तो मैं देख लूँगा, आओ मेरे साथ। और चारों डाकू उस तरफ चल पड़े जिधर से लड़की की चीख की आवाज़ आई थी। वो जंगल में काफ़ी आगे निकल गए। चीख की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। वो उस आवाज़ की तरफ भागे। एक जगह वो रुक कर खड़े हो गए और दरख्तों में झांक कर नदी किनारे एक लड़की को देखने लगे। चांदनी रात में नदी पर वहशी लड़की उन्हें साफ नजर आ रही थी। वो नदी किनारे खड़ी थी। उसके स्याह लंबे बाल हवा में झूल रहे थे।
वो आसमान की तरफ देख रही थी। फिर उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आहिस्ता से एक चीख मारी और नदी में छलांग लगा दी। वो खुदकुशी कर रही है, उसे पकड़ो। डाकू झाड़ियों में से निकलकर नदी की तरफ भागे और उन्होंने नदी में छलांगे लगाकर वैसी लड़की को काबू कर लिया। वैसी लड़की डाकुओं को गिरफ्त में शेरनी की तरह तड़पी, मगर डाकुओं ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। वो चिल्लाई। एक डाकू ने उसके मुंह में रुमाल ठोंस दिया। इसे वापस जहाज पर ले चलो, सरदार को पेश करेंगे, वो बड़ा खुश होगा। ठीक है, चलो वापस। वैसी लड़की को उन डाकुओं ने बेबस कर दिया और उसे कंधों पर उठाकर वापस जहाज की तरफ रवाना हो गए। पौ फट रही थी और सुबह की रोशनी निकलना शुरू हो गई थी। जब ये डाकू वैसी लड़की को लेकर जहाज के पास पहुंचे तो वहां शोर मच गया। हर कोई डाकू लड़की को हैरत से तक रहा था कि ये वैसी लड़की कहां से पकड़ लाए हैं। शोर की आवाज पर मारिया भी जाग पड़ी। जंगली लड़की डाकुओं ने पकड़ रखा था। उसके मुंह में रुमाल ठोसा था और वो जोर जोर से हाथ पांव मार रही थी। डाकुओं के सरदार ने जब उस लड़की को देखा तो हैरानी से बोला, इस जल परी को कहां से पकड़ लाए? हजूर, ये जंगल की रानी है, इसे हम आपके लिए पकड़ कर लाए हैं। मनाको डाकू ने आगे बढ़कर गौर से वैसी लड़की को देखा। लड़की ने उसके मुंह पर थूक दिया। डाकुओं के सरदार ने एक जोरदार तमाचा लड़की के मुंह पर जड़ दिया। वो गिरते गिरते बची। इस खबीस लड़की को जहाज में ले जाकर कैद कर दो। इस पर 2 आदमियों का पहरा लगाओ। अगर ये फरार हुई तो मैं तुम दोनों पहरेदारों को गोली से उड़ा दूंगा। डाकू वैसी लड़की को खींचते हुए जहाज में ले गए और उन्होंने उसे निचली मंजिल में ले जाकर कैद में डाल दिया और बाहर 2 डाकू पिस्तौलें निकालकर पहरा देने लगे। मारिया झोंपड़ी के बाहर खड़ी ये सारा तमाशा देखती रही। उस वक्त तो वो कुछ करना नहीं चाहती थी। उसने फैसला कर लिया कि अब वैसी लड़की को भी रात के वक्त अगवा करना होगा, बल्कि उसे फरार कराना होगा। दिन निकला तो वो जजीरे में सीधी बूढ़े इंजीनियर के पास गई और उसे सारी कहानी सुना दी कि किस तरह उस जंगल में एक वैसी लड़की रहती थी और उसे अब डाकू पकड़ कर ले गए हैं। बूढ़े इंजीनियर ने कहा, क्या ये वैसी लड़की उसी जजीरे में पैदा हुई थी? मारिया ने कहा, यह तो मुझे मालूम नहीं, वो किसी से बात नहीं करती, मुझसे भी उसने कभी कोई बात नहीं की। हाँ, इस जजीरे के जंगली लोग उसे शायद अपनी देवी मानते हैं। इंजीनियर बोला, फिर तो यहाँ के लोगों को डाकुओं के खिलाफ भड़काया जा सकता है, इसलिए कि उनकी देवी डाकू उठाकर ले गए हैं। मारिया ने कहा, बड़ा अच्छा ख्याल है, मगर कमबख्त डाकुओं के पास बड़ा असलहा है, शायद जजीरे के लोग ज्यादा देर तक मुकाबला न कर सकें। इंजीनियर ने कहा, इन बातों पर गौर नहीं किया करते, तुम्हें चाहिए कि जजीरे के लोगों को भड़का दो और बस, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मारिया ने कहा, मैं उन लोगों को भड़का दूंगी, मगर मैं चाहती थी कि वैसी लड़की को अगवा करके यहाँ ले आऊँ, क्योंकि अगर जजीरे के लोगों ने जहाज पर हमला कर दिया तो हो सकता है कि डाकू गुस्से में आकर वैसी लड़की को हलाक कर दें। ये भी ठीक है, तो फिर एक ख्याल है कि तुम किसी न किसी तरह उस लड़की को फरार करवा के यहाँ ले आओ, उसके बाद हम सोच लेंगे कि यहाँ से कैसे और कहाँ फरार हुआ जाए। फिर कुछ सोचकर बूढ़े इंजीनियर ने कहा, मुझे शक पड़ता है कि शायद ये मेरे एक दोस्त की लड़की है जो आज से 20 बरस पहले खो गई थी। क्या मतलब? इंजीनियर ने कहा, आज से 20 साल पहले मेरा एक डॉक्टर दोस्त अपनी बीवी और 1 साल की बच्ची के साथ जहाज में सफर कर रहे थे कि इन्हीं समुद्रों में किसी जगह जहाज साहिल की चट्टानों से टकराकर गर्क हो गया। मियाँ बीवी तो बच गए, मगर उनकी बच्ची समंदर में गर्क हो गई। बाज मुसाफिर कहते हैं कि उन्होंने एक बच्ची को डॉल्फिन मछली के ऊपर सवार देखा जो उसे लेकर जजीरे की तरफ जा रही थी। मुझे यकीन है कि ये वही मेरे डॉक्टर दोस्त की लड़की है जिसे डॉल्फिन मछली उठाकर इस जजीरे के साहिल पर छोड़ आई। फिर शायद उस मछली ने उसे खिला पिलाकर बड़ा किया होगा, क्योंकि डॉल्फिन मछली इंसान की बड़ी हमदर्द होती है। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे डॉक्टर दोस्त ने बच्ची की पैदाइश के मौका पर यादगार के तौर पर बच्ची की कलाई पर उसका नाम खुदवाया था। ये नाम इंडोनेशियन जुबान में लिखा गया था। बच्ची का नाम रत्ना था। मारिया ये कहानी सुनकर बड़ी हैरान हुई। अब उसकी कलाई देखकर ही फैसला होगा कि ये लड़की डॉक्टर की बेटी रत्ना है या कोई और लड़की है। तुम्हारा दोस्त डॉक्टर और उसकी बीवी कहाँ है आजकल? इंजीनियर ने कहा, जकार्ता में रहते हैं। बच्ची का गम उन्हें अभी तक नहीं भूला। मारिया ने अब दिल में फैसला कर लिया कि उस वैसी लड़की को डाकुओं के चुंगल से आज़ाद करवाकर उसके माँ बाप से ज़रूर मिलवा देगी। खुदा करे ये वही लड़की और उसकी कलाई पर रत्ना ही लिखा हो। मारिया शाम तक अपनी झोंपड़ी में आराम करती रही। जब रात गहरी हो गई तो वह झोंपड़ी से निकलकर सीधी खाड़ी में ज़रा फासले पर खड़े जहाज़ की तरफ चल पड़ी। जहाज़ तक पहुंचने के लिए कश्ती की मदद ज़रूरी थी। कश्ती दूर किनारे पर खड़ी थी। मारिया वहां गई और रस्सी खोलकर कश्ती में बैठकर उसे आहिस्ता आहिस्ता रात के अंधेरे में जहाज़ की तरफ ले जाने लगी। आज रात अंधेरा ही अंधेरा था। चांद कहीं पिछले पहर जाकर निकलता था। मारिया कश्ती को खाड़ी के दूसरे किनारे की तरफ ले गई। उधर अंधेरा था और कश्ती पर किसी पहरेदार की नजर नहीं पड़ सकती थी। मारिया कश्ती को जहाज की दूसरी जानिब ले आई। एक सीढ़ी उधर भी लटक रही थी। मारिया ने कश्ती को सीढ़ी की रस्सी के साथ बांध दिया और खुद सीढ़ी चढ़कर ऊपर अर्शे यानी डेक पर आ गई। रात की तारीकी में जहाज का अर्शा बिल्कुल सुनसान था, खामोश था। खाड़ी में समंदर का पानी भी बिल्कुल खामोश था, कहीं जरा सी भी हरकत नहीं थी। हाँ, कभी कभी कोई मछली उछलती तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती थी। पहरेदार चाको चबान पहरा दे रहा था, मगर वो मारिया को नहीं देख सकता था। मारिया अर्शे पर चलकर नीचे वाली सीढ़ी के दरवाजे पर आई। उसने सोचा पहले उस चौकीदार डाकू से निपट लेना चाहिए, क्योंकि बाद में उसे तंग करेगा और हो सकता है उसके शोर मचाने से सारा बना बनाया काम खराब हो जाए। मारिया पहरा देने वाले डाकू के करीब से होकर सीढ़ी उतर गई। नीचे जाकर उसने सीढ़ी पर आहिस्ता से 2-3 बार पाँव मारे। शोर पैदा हुआ तो ऊपर से पहरेदार डाकू ने झांक कर नीचे देखा। कौन हरामखोर है उधर?
मारिया ने दर्द भरी आवाज़ बनाकर कहा, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। पहरेदार डाकू ने किसी लड़की की आवाज़ सुनी तो फौरन उसका ख्याल जंगल से पकड़कर लाई गई लड़की की तरफ चला गया। कहीं उसे कोई तंग तो नहीं कर रहा। वो सीढ़ियों में आ गया। मारिया यही चाहती थी कि ऊपर अरशे पर शोर न पैदा हो। नीचे आते ही मारिया ने उसकी कमर पर ऐसी लात मारी कि वो डाकू बगैर आवाज़ निकाले औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा और फिर न उठ सका। मारिया ने उसे घसीटकर एक अंधेरे कोने में डाल दिया। अब वो कैदखाने की तरफ बढ़ी, जहां उसके ख्याल में वैसी लड़की को कैद में रखा हुआ था। मारिया उस जहाज की सारी मंजिलों से वाकिफ हो गई थी। वो एक तंग राहदारी से निकलकर नीचे जाने लगी, क्योंकि उसका ख्याल था कि जहां बूढ़ा इंजीनियर कैद था, उस कोठरी में वैसी लड़की को कैद किया गया होगा। अचानक उसकी नजर एक कैबिन के दरवाजे पर पड़ी। वहां 2 डाकू पहरा दे रहे थे। इसका मतलब ये था कि वैसी लड़की उसी कैबिन में रखी गई थी। मारिया सोचने लगी कि उन डाकुओं को यहाँ से क्यों कर भगाया जाए। उसने जरा पीछे अंधेरे में जाकर सीटी बजाई। ये सीटी बहरी डाकुओं के जहाज़ों पर उस वक्त बजाई जाती है जब कोई खतरा हो। सीटी की आवाज़ सुनते ही दोनों डाकू मारिया की तरफ भागे। मारिया तो उनको दिखाई न दी, अलबत्ता वो एक खाली पेटी से टकराकर अंधेरे में गिर पड़े। अभी वो फर्श पर से उठ ही रहे थे कि मारिया ने ऊपर से दोनों को बारी बारी एक एक मुक्का ऐसा जबरदस्त तरीके से मारा कि उनकी गर्दनों के मनके टूट गए और वो दोनों फर्श पर बेजान होकर गिर पड़े। मारिया ने बड़ी आसानी के साथ उन दोनों डाकुओं से छुटकारा हासिल कर लिया था। अब वो वहां से भागी और सीधी कोठरी के पास आई जिसके अंदर वैसी लड़की कैद थी। उस कोठरी पर ताला पड़ा था। मारिया ने एक ही झटके से ताला तोड़ दिया। दरवाजा खोलकर वो तेजी के साथ अंदर गई तो देखा कि कोने में लैंप चल रहा था और वही वैसी लड़की जमीन पर लेटी थी। मारिया उसके करीब जाकर झुकी और बोली, मेरे साथ चलो रत्ना। उस नाम ने कुछ अजीब सा असर किया उस वैसी लड़की पर। वो एकदम से उठकर बैठ गई। मारिया ने उसका हाथ थाम लिया। वैसी लड़की हाथ की उंगलियां बढ़ाकर मारिया के चेहरे पर फेरने लगी। मारिया ने कहा, रत्ना चलो मेरे साथ चलो, जल्दी से उठो, ये डाकू तुम्हारे दुश्मन है। और मारिया ने वैसी लड़की को हाथ से पकड़कर उठा लिया। अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मारिया कदम कदम पर वैसी लड़की के साथ चल रही थी कि कहीं वो कोई आवाज़ ना निकाल दे या इधर उधर ना भटक जाए। वो उस वैसी लड़की को लेकर जहाज की सीढ़ियां चढ़कर अरशे पर ले आई। यहाँ कोई नहीं था। मैदान खाली पाकर मारिया ने वैसी लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अरशे पर जंगले की तरफ ले गई। यहाँ एक सीढ़ी नीचे कश्ती में लटक रही थी। मारिया ने वैसी लड़की के कान में आहिस्ता से कहा, आवाज़ बिल्कुल न निकालना, ये सीढ़ी उतर चलो, जल्दी करो। वैसी लड़की ने एक पल के लिए अंधेरे में मारिया को गौर से देखा। मारिया को ख्याल आया कि कहीं ऐन वक्त पर अड़ ना जाए। अगर इसने जाने से इनकार कर दिया और जिद करने लगी तो मुसीबत आ जाएगी। मगर वैसी लड़की सीढ़ी उतरकर नीचे खाड़ी में डोलती कश्ती में बैठ गई। मारिया भी जल्दी जल्दी सीढ़ी उतरकर कश्ती में आई और उसने रस्सी खोलकर परे हटा दी और कश्ती के चप्पू चलाते उसे खेती खाड़ी के दूसरे किनारे की तरफ आ लगी। इस किनारे पर अभी तक अंधेरा था, अगरचे रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था और जजीरे के अकब से चांद दरख्तों के ऊपर आने लगा था। दरख्तों के पीछे से चांद का जर्द रोशनी का गुबार सा फूट रहा था। मारिया कश्ती को बड़ी तेजी से चला रही थी। वो जहाज से दूर हो जाना चाहती थी। जब वो खाड़ी का मोड़ घूम गई तो उसने कश्ती को एक तरफ किनारे लगा दिया और वैसी लड़की का हाथ थाम कर उसे साथ लिए चट्टान की खो की जानिब रवाना हो गई। वो वैसी लड़की को जजीरे के जंगली लोगों से भी छुटकारा दिलाना चाहती थी, क्योंकि उसे यकीन था कि ये वैसी लड़की इंडोनेशिया के डॉक्टर की लड़की रत्ना ही है। वैसी लड़की अपनी मर्जी से मारिया के साथ साथ चल रही थी। अगर उसका इरादा ना होता तो बड़ी आसानी से मारिया का साथ छोड़कर जंगल में गुम हो सकती थी। यही वजह है कि एक बार मारिया ने उसका हाथ छोड़ दिया तो फिर भी वैसी लड़की उसके पीछे पीछे आती गई थी। मारिया मुख्तलिफ पगडंडियों, नदियों और जंगलों में दरख्तों के जखीरों से होती आखिर उस चट्टान के साए में पहुंच गई जिसकी खो में गार था। मारिया वैसी लड़की को लेकर खो के अंदर आ गई। उसने अंदर जाते ही बूढ़े इंजीनियर को आवाज़ दी, बाबा। इंजीनियर मोमबत्ती बुझाकर कोने में आराम कर रहा था। मारिया की आवाज़ सुनकर उसने माचिस जलाई और मोमबत्ती को रोशन कर दिया। वैसी लड़की को मारिया के साथ देखकर बूढ़ा इंजीनियर उठकर खड़ा हो गया। उसने सबसे पहला काम यह किया कि वैसी लड़की की कलाई को रोशनी में ले जाकर देखा। उसके मुंह से खुशी की एक चीख निकल गई। वैसी लड़की की कलाई पर इंडोनेशी जुबान में छोटा सा लफ्ज रत्ना खुदा हुआ था। मारिया, ये मेरे डॉक्टर दोस्त की बेटी रत्ना है। वैसी लड़की इंजीनियर को खामोश नजरों से तक रही थी। उसके चेहरे पर कोई असर नहीं था। फिर उसने गार की छत को देखा, फिजा में कुछ सूंघा और जल्दी से मारिया और इंजीनियर को परे धकेल दिया। उसके साथ ही वो भी परे हट गई। एकदम से छत पर से एक सब्ज रंग का बहुत मोटा सांप थप से फर्श पर उस जगह गिर पड़ा जहां थोड़ी देर पहले ये सब लोग खड़े थे। सांप ने जोर से फुनकार मारी। वैसी लड़की ने सांप की गर्दन पर पांव रख दिया। उसके पांव में इतनी ताकत थी कि सांप की गर्दन कट गई। उसके साथ ही मारिया ने भी सांप की गर्दन पर जोर से 2-3 हाथ मारे और उसकी गर्दन अलग कर दी। पहली बार वैसी लड़की मारिया की तरफ देखकर मुस्कुराई। इंजीनियर ने कहा, मारिया, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें ये देख रही है, हालांकि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देख रहा। मारिया ने कहा, बाबा आप ठीक कहते हैं। इस वैसी लड़की रत्ना की शायद 7वीं हिस्स भी है। ये मेरी मौजूदगी को महसूस कर लेती है। ये मुझे देख नहीं रही मगर मेरे जिस्म से निकलने वाली शुआओं को पूरी तरह से महसूस कर लेती है और फिर जहां मैं खड़ी होती हूँ उधर ही तकने लगती है।
दूसरे को यूं लगता है जैसे ये मुझे देख रही है। बूढ़ा बोला, तुमने ठीक कहा, जंगल में इतने साल रहने की वजह से इसकी 7वीं हिस्स बेदार हो गई है। अब ये बहुत से खतरे पहले ही भांप लेती है, जैसा कि इसने हमारे ऊपर गिरने वाले सांप के खतरे को पहले से ही महसूस कर लिया था, हालांकि हमें जरा भी खबर न हुई थी। बूढ़े इंजीनियर ने रत्ना की तरफ देखकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटी तुम्हारा नाम रत्ना है, तुम डॉक्टर जगवर की बेटी हो। तुम्हारे माँ बाप जकार्ता में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो आज भी तुम्हारे गम में निढाल हैं, क्या तुम समझ रही हो? वैसी लड़की रत्ना बूढ़े इंजीनियर की तरफ देखती रही। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी आंखें चीते की आंखों की तरह चमक रही थी। मारिया ने कहा, बाबा ये दुनिया की शायद कोई जुबान नहीं समझती। मैंने इसके साथ कई बार बातें की हैं मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आया, फिर भी कोई ना कोई जुबान तो ये बोलती होगी, इंजीनियर ने कहा। मारिया कहने लगी, मेरा ख्याल है शायद ये जानवरों की बोली बोलती हो और उन्हीं की बोली समझती हो, मगर मुसीबत यह है कि मैंने इसकी रातों को सिर्फ एक भयानक चीख ही सुनी है, इसके सिवा मुझे इसकी आज तक दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। इंजीनियर ने कहा, तुमने बड़ा कमाल किया मेरी बच्ची, मारिया को उस लड़की को डाकुओं के चंगुल से छुड़ा लाई, ये मेरे दोस्त की निशानी है। जब मैं इस बच्ची को जाकर उनके हवाले करूंगा तो खुशी से वो निहाल हो जाएंगे। मारिया ने पूछा, क्या वो अपनी बच्ची को पहचान लेंगे? बमुश्किल 1-1.5 साल की थी जब जहाज समंदर में गर्क हुआ, लेकिन सबसे बड़ी पहचान तो इसका नाम है, जो डॉक्टर ने मेरे सामने शहर के एक दुकानदार से इसकी गलाई पर खुदवाया था। वैसी लड़की इस अरसे में कोने में जाकर बूढ़े इंजीनियर के बिस्तर पर लेट गई थी, उसने आंखें बंद कर ली थी, शायद वो सो गई थी। मारिया ने कहा, वैसे लोग ठीक ही कहते थे कि उन्होंने जहाज के गर्क होने के बाद एक डॉल्फिन मछली को देखा है जो एक छोटे से बच्चे को सर पर उठाए समंदर में जा रही थी। बूढ़े इंजीनियर ने कहा, बेटी डॉल्फिन मछली इंसानों की बड़ी दोस्त होती है, ये इंसानों के बड़े काम आती है। कई बार ऐसा हुआ कि जंग में कोई हवाबाज समंदर में गिर पड़ा, शार्क मछलियां हमला करने आई मगर डॉल्फिन ने बीच में आकर उसे बचा लिया, फिर उसे अपने ऊपर सवार कराया और समंदर में लिए लिए फिरती रही, यहाँ तक किसी को दूसरे जहाज या किसी जजीरे पर लाकर डाल दिया। रत्ना के मामले में भी यही हुआ होगा, ये बच्ची समंदर में डूबी तो किसी डॉल्फिन ने इसे देख लिया होगा, फिर वो समंदर के नीचे से उसे उठा लाई और इस जजीरे पर लाकर डाल दिया। मारिया ने कहा, हैरानी की बात तो यह है कि उस मछली ने फिर इस छोटी सी बच्ची की देखभाल भी की। हाँ, डॉल्फिन बच्चों की पाल कर बहुत खुश होती है, वो ज़रूर समंदर से छोटी छोटी मछलियाँ लाकर उसे खिलाती रही होगी, और कोई अजीब बात नहीं कि इसे दूध भी पिलाती रही हो। फिर जब रत्ना ज़रा बड़ी हो गई तो डॉल्फिन ने उसे छोड़ दिया और ये लड़की इस जंगल में ही चल फिर कर जवान हो गई। बूढ़ा इंजीनियर बोला, ताज्जुब इस बात पर है कि इस जजीरे के जांगली लोग इसे अपनी देवी समझने लगे। हाँ बाबा, वो इसकी पूजा करते हैं, और ये जांगली लोग आदमखोर भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंजीनियर ने गहरा सांस लिया। अब फिर तुम्हारा क्या इरादा है बेटी मारिया? मारिया ने कहा, बाबा हमारी स्कीम यही है कि किसी तरीके से डाकुओं के जहाज पर कब्जा कर लिया जाए, और फिर सबसे पहला काम ये किया जाए कि रत्ना को साथ लेकर इंडोनेशिया जाकर उसे इसके माँ बाप के हवाले कर दिया जाए। बड़ा नेक ख्याल है मारिया बेटी, मगर सवाल यह है कि इन वैशी डाकुओं के जहाज पर कब्जा किस तरह किया जा सकेगा? इस पर गौर किया जा सकता है। अभी तो इस लड़की रत्ना और आपको उनकी आंखों से बचाना है, छुपाना है, क्योंकि डाकू अब बड़ी शिद्दत से रत्ना को तलाश करेंगे। हो सकता है कमबख्त ये ढूंढते ढूंढते इस चट्टान के आसपास भी पहुंच जाएं, इसलिए हमें बेहद चौकस रहना होगा। बूढ़ा इंजीनियर दीवार के साथ टेक लगाकर फर्श पर बैठ गया। बेटी मारिया, तुम भी बैठ जाओ और आराम करो, तुम भी बेहद थक गई होगी। रत्ना तो शायद सो गई है। मारिया बोली, बाबा मुझे इतने आराम की जरूरत नहीं होती, मैं जब चाहूँ आराम कर लेती हूँ। इंजीनियर ने कहा, इसमें क्या शक हो सकता है कि डाकू बड़ी गर्मजोशी और गुस्से के साथ इस लड़की को तलाश करेंगे, वो मेरी तलाश में भी होंगे। मनाकू बड़ा संगदिल डाकू है, उसने जजीरे पर आते ही मेरे 7 साथियों को गोली से उड़ा दिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि बच गया, अगर मैं इंजीनियर ना होता तो उनके साथ मुझे भी गोली मार दी जाती। हर हाल में वो लोग सारे जजीरे को खंगाल डालेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि इस चट्टान की खो तक वो बहुत मुश्किल से पहुंच सकेंगे। मारिया ने कहा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो यहाँ से चले जाएं। मेरा मतलब है कि 1-2 रोज और तलाश करें और फिर थक हार कर यहाँ से चल दें। वो तो सिर्फ इस जजीरे पर फल और पानी का जखीरा लेने के लिए खड़े हैं। इंजीनियर ने कहा, ठीक कह रही हो तुम, हमें जहाज पर जल्द से जल्द कब्जा करने की तदबीर करनी चाहिए। बाबा तुम इस सिलसिले में क्या मशवरा देते हो? इंजीनियर ने कुछ सोचकर कहा, मेरा ख्याल है कि जहाज पर डाकुओं की तादाद 50 से किसी तरह कम नहीं होगी। इतनी बड़ी तादाद को खत्म करना आसान काम नहीं है। मारिया कहने लगी, ये खैर आप ना कहें, मेरे लिए इन लोगों को ठिकाने लगाना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मुसीबत यह है कि मैं एक एक करके उनको मौत के घाट उतार सकती हूँ, और जब 6-7 डाकू मर जाएंगे तो हो सकता है कि मनाको यहाँ से जहाज लेकर रफू चक्कर हो जाए। तो फिर और क्या तदबीर हो सकती है? मारिया ने कहा, किसी तरह से कोई ऐसी बात हो जाए कि सारे डाकू जहाज से उतरकर जजीरे में आ जाएं और हम पीछे जहाज से फरार हो जाएं। बड़ा मुनासिब ख्याल है, उसके लिए सोचना पड़ेगा। इंजीनियर के इस ख्याल पर मारिया ने कहा, बाबा इसमें सोचने की क्या बात है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जजीरे के बीच में आग लगा दी जाए? डाकू आग को देखकर जरूर इधर आएंगे, इस अरसे में हम जहाज पर पहुंच जाएंगे और उसे लेकर भाग जाएंगे। इंजीनियर हंसा, ये काम इतना आसान नहीं मारिया जितना तुम समझ रही हो। पहली बात तो यह है कि जिस वक्त डाकू जजीरे की तरफ आग देखकर आएंगे तो उस वक्त हमारा जहाज पर होना बहुत जरूरी है। हाँ ये तो है, मगर इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं हो सकता। मारिया ने कहा, मैं करके दिखा दूंगी, आप तैयार हैं?
मारिया ने इंजीनियर को ताकीद की कि किसी हालत में भी वैसी लड़की रत्ना को वहां से बाहर न निकलने दिया जाए। मारिया सुबह से पहले पहले वापस अपने झोंपड़े में आ गई। सुबह को जब वैसी लड़की की गुमशुदगी का पता चला तो वहां एक शोर मच गया। मनाका और डाकू ने दोनों पहरेदारों को अपने हाथों से गोली मार दी। मारिया खुश हुई कि चलो 2 डाकू और कम हुए। जजीरे की एक बार फिर तलाशी शुरू हो गई। मारिया ने देखा कि सारे के सारे मल्लाह तलाश को निकले हुए हैं। जहाज पर सिर्फ डाकुओं का सरदार और चंद एक पहरेदार रह गए हैं। उसने सोचा क्यों ना इन लोगों को खत्म करके जहाज पर कब्जा कर लिया जाए, मगर मुसीबत यह थी कि वहां उस वक्त वो वैसी लड़की रत्ना और बूढ़े इंजीनियर को जजीरे से जाकर नहीं ला सकती थी। चाहिए तो यह था कि उन दोनों को खाड़ी के दूसरे किनारे की महफूज जगह लाकर छुपा दिया जाए, और जो ही ऐसा कोई मौका मिले तो फौरन उन्हें जहाज पर सवार करा दिया जाए और जहाज लेकर वहां से 9-2-11 हो जाए। मारिया जजीरे में निकल खड़ी हुई। उसे डर था कि कहीं गलती से वैसी लड़की गार से बाहर न निकल आए। रास्ते में मारिया ने डाकुओं को देखा कि वो वैसी लड़की और बूढ़े इंजीनियर की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, झाड़ियों को खंगाल रहे हैं और दरख्तों में गोलियां चला रहे हैं। जरा भी शाख में कोई परिंदा फड़फड़ाता तो ये गोली चला देते और फिर खुद ही जोर जोर से हंसने लगते। मारिया जल्दी जल्दी खो में पहुंच गई। अभी तक उस इलाके में कोई डाकू नहीं आया था। मारिया ने अंदर जाकर देखा कि बूढ़ा इंजीनियर और वैसी लड़की मौजूद थे और कोने में छुपे बैठे थे। वैसी लड़की तो अभी तक सो रही थी। ये अच्छी बात है, इसका सोए रहना ही अच्छा है, मारिया ने कहा और फिर बूढ़े इंजीनियर को बताया कि उनकी तलाश में डाकू जजीरे में घूम फिर रहे हैं और दरख्तों पर गोलियां चला रहे हैं। इंजीनियर ने कहा, गोलियों की आवाज़ मुझे भी आई थी। हाँ, वो खामखा गोलियां ज़ाया कर रहे हैं। बाबा, मैंने सोचा है कि आप दोनों को आज रात यहाँ से निकालकर जहाज़ के करीब खाड़ी के दूसरे किनारे किसी जगह छुपा दिया जाए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जहाज़ के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहें ताकि वक्त आने पर जहाज़ में सवार होने में आसानी हो। क्या वहाँ कोई महफूज जगह है? ये मैं आज मालूम कर लूँगी, बल्कि कल तक कोई महफूज जगह बना लूँगी। थोड़ी देर वहाँ रहकर मारिया वापस आ गई। वहाँ से वो सीधी खाड़ी के दूसरे यानी सामने वाले किनारे पर पहुंची। काफ़ी तलाश के बाद आखिर उसने एक जगह चुन ली। ये एक गड़ा था जिसमें घास फूस और झाड़ियाँ उगी हुई थी। उस गड़े के पहलू में एक छोटा सा गार जमीन के अंदर चला गया था। मारिया ने कुछ घास काट कर वहां जमीन पर बिछा दिया और शाम का अंधेरा फैलते ही वैसी लड़की और बूढ़े इंजीनियर को लिए जंगल में चल दी। रात का अंधेरा फैल गया था। मारिया चट्टान के दामन में खो के अंदर पहुंच गई। बूढ़ा इंजीनियर और वैसी लड़की वहीं थे। वैसी लड़की खामोश कोने में लेटी थी और छत को तक रही थी। मारिया ने कहा, चलो बाबा, मैंने एक जगह देख ली है, वहां से हम बहुत जल्दी जहाज पर पहुंच सकते हैं। क्या वहां बहरी डाकुओं का खतरा तो नहीं? क्योंकि इस तरह से हम खतरे से भी बहुत करीब हो जाएंगे। नहीं बाबा, मैंने हर शय अच्छी तरह देखभाल ली है। आप लोग मेरे साथ चले चले। जंगल में अंधेरा है, हम अंधेरे अंधेरे में वहां पहुंच जाएंगे। रत्ना ने कोई बात की? बिल्कुल नहीं, वो उस वक्त से खामोश है और यूं ही लेटी छत को तकती रहती है। किसी वक्त उठकर बाहर जाती है और फिर अंदर आकर लेट जाती है। मारिया ने कहा, क्या जंगल के वैश्यों से तलाश करते हुए यहाँ नहीं आए? अभी तक इधर तो कोई नहीं आया। वैसे मेरा ख्याल है कि उन्हें रत्ना की तलाश जरूर होगी, क्योंकि ये उनकी देवी है। देखा जाएगा। अब आप लोग जल्दी से उठे और मेरे साथ चलें। मारिया ने वैसी लड़की रत्ना के पास जाकर उसका हाथ बड़े प्यार से अपने हाथ में लेकर कहा, अच्छी बहन, मेरे साथ चलो आओ। रत्ना ने मारिया की तरफ खामोश नजरों से देखा और फिर उठकर खड़ी हो गई। ऐसा लगता था कि वो मारिया की जुबान समझने लगी है। मारिया बड़ी खुश हुई। उसने इंजीनियर से कहा, बाबा, अब ये मेरी बात समझने लगी है। देखो, मैंने इसे उठने के लिए कहा है और ये इसी वक्त उठकर खड़ी हो गई है। मारिया बड़ी खुश थी। इंजीनियर ने कहा, आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी एक एक बात समझने लगेगी। तुम अपने एक हाथ में रस्सी थाम लो, मैं इस रस्सी को पकड़कर तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, क्योंकि तुम मुझे दिखाई तो देती नहीं हो। मारिया ने वहां से घास की एक रस्सी उठाकर हाथ में पकड़ ली और उसका एक सिरा बूढ़े इंजीनियर को पकड़ा दिया। बूढ़े इंजीनियर ने एक हाथ से वैसी लड़की के हाथ को थामा और मारिया के पीछे पीछे गार से बाहर निकल आया। तीनों बाहर निकलकर बाएं जानिब घूम गए और उन्होंने नदी के साथ साथ पीछे मगरिब की तरफ चलना शुरू कर दिया। जंगल में सन्नाटा था। झींगर बोल रहे थे, दूर उल्लू की आवाज भी आ रही थी। वो नदी किनारे आ गए। मारिया उन्हें नदी के ऊपर से लाकर जंगल के जनूब से होती कमी गाह तक लाना चाहती थी। वो देवदार के घने दरख्तों के नीचे से होकर गुजर रही थी कि उसे आहट सुनाई दी। वो रुक गई। उसने सरगोशी में इंजीनियर से कहा, दरख्त के पीछे हो जाओ। और फिर मारिया ने वैसी लड़की को भी हाथ से पकड़कर दरख्त की ओर में कर दिया। आहट करीब आ रही थी। अब उन्हें 2 आदमियों की बातें करने की आवाज भी सुनाई देने लगी। मारिया ने आहिस्ता से कहा, झाड़ियों में छुपकर बैठ जाओ, जल्दी करो, ये बहरी डाकू हैं और तुम लोगों की तलाश में निकले हुए हैं। वैसी लड़की और बूढ़ा इंजीनियर एकदम से झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। इतने में रात के अंधेरे में उन्हें 2 साए आते दिखाई दिए। सितारों की हल्की की रोशनी में उनके कानों में की मुंदरियां चमक रही थी। उनके हाथों में खंजर थे और कमर के साथ पिस्तौल लटक रहे थे। मारिया दम बहुत खड़ी थी। उसने इंजीनियर के मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि उसे यूं लग रहा था जैसे बूढ़ा इंजीनियर खांसने की कोशिश कर रहा है, मगर फिर भी इंजीनियर की हल्की सी खांसी की आवाज निकल ही गई। इस आवाज पर दोनों डाकू एकदम से रुक गए। वो जंगल में चारों तरफ देखने लगे। तुमने कुछ सुना? हाँ, जैसे किसी के खांसने की हल्की सी आवाज आई थी। बिल्कुल ठीक, यही मैंने सुना है। मालूम होता है कि हमारा शिकार इसी जगह कहीं छुपा हुआ है। तुम यहीं ठहरो, मैं इस इलाके का चक्कर लगाता हूँ। एक डाकू पिस्तौल हाथ में थाम कर वहीं खड़ा हो गया और दूसरा पिस्तौल निकाले उन दरख्तों और झाड़ियों की तरफ आया।
जहां इंजीनियर और मारिया छुपे हुए थे। मारिया पूरी तरह से होशियार हो चुकी थी। ये बड़ा खतरनाक वक्त था क्योंकि डाकू बिल्कुल उनकी सेध में आ रहा था और उसके हाथ में पिस्तौल भी था। अगर उसने एक गोली भी चला दी तो जजीरे में फैले हुए सारे डाकू यहाँ पहुंच जाएंगे। मारिया झाड़ियों से बाहर निकलकर खड़ी हो गई क्योंकि उसे तो कोई देख ही नहीं सकता था। वो अब रात के अंधेरे में भी उस डाकू को साफ साफ देख रही थी जो सर पर सुर्ख रुमाल बांधे, कानों में गोल्डन छल्ले डाले, हाथ में पिस्तौल थामे झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। कमबख्त ने आवाज़ ठीक सुनी थी और बिल्कुल आवाज़ जहाँ से आई थी उसी की सेध में आगे बढ़ रहा था। मारिया भी तैयार खड़ी थी। वो उस डाकू को कुछ इस तरीके से काबू करना चाहती थी कि ज़रा सी भी आवाज़ पैदा ना हो। उसे ये भी खतरा था कि डाकू के हाथ में पिस्तौल है, कहीं वो उसे चला ही ना दे। डाकू मारिया के करीब से गुजर गया। मारिया अब उसके पीछे पीछे चल पड़ी। डाकू झाड़ियों के सिरे पर पहुंच गया। उन झाड़ियों में वैसी लड़की और बूढ़ा इंजीनियर छुपे हुए थे। डाकू रुक गया और सांस रोककर झाड़ियों में से आती शायद बूढ़े इंजीनियर के सांस लेने की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। जो ही उसने हाथ बढ़ाकर झाड़ियों को हटाया और बूढ़े इंजीनियर और वैसी लड़की को देखा, पीछे से मारिया ने उसकी गर्दन पर हाथ मार दिया। डाकू के हाथ से पिस्तौल गिर पड़ा। गर्दन की हड्डी दो टुकड़े हो गई और वो लड़खड़ा कर फिर कभी न उठने के लिए गिर पड़ा। गर्दन की हड्डी के टूटने से डाकू के हाथ से पिस्तौल चलाने की ताकत भी जाती रही थी। मारिया भी यही चाहती थी। यही वजह थी कि उसने पूरी ताकत से हाथ मारा था। इंजीनियर और वैसी लड़की खामोशी से ये सारा खेल देख रहे थे। मारिया ने लाश को घसीटकर झाड़ियों में छुपा दिया और इंजीनियर से सरगोशी में कहा, इसी तरह बैठे रहो, मैं दूसरे डाकू की खबर लेती हूँ। मारिया झाड़ियों से निकलकर दरख्त की दूसरी जानिब वहां आ गई जहां दूसरा डाकू खड़ा अपने पहले साथी का इंतजार कर रहा था। वो उसी दरख्त के नीचे खड़ा था। उसके हाथ में भी पिस्तौल था। जब उसने देखा कि साथी को देर हो गई है तो उसने आहिस्ता से आवाज दी, कार्लो, कहाँ चले गए कार्लो? कार्लो तो अगले जहान पहुंच चुका था, उसे कहाँ से जवाब देता। मारिया ये सब कुछ पास ही खड़ी सुन रही थी। कार्लो का साथी परेशान सा हो गया कि अभी तो वो उसके पास गया है, फिर वापस क्यों नहीं आ रहा, आखिर कहाँ जाकर खो गया। उसने एक बार फिर आवाज दी, कार्लो भाई, जवाब क्यों नहीं देते? कार्लो की लाश झाड़ियों में बेहोश हरकत पड़ी हुई थी। उसे जवाब देने वाला कोई नहीं था। डाकू खुद ही आगे की तरफ चला के चलकर खुद ही मालूम करता हूँ बात क्या है। मारिया उसके रास्ते में खड़ी उसकी राह देख रही थी। जब डाकू झुककर सुराग रसानों की तरह फूंक फूंक कर कदम उठाता मारिया के करीब आया तो उसने पहला काम ये किया कि जोर से हाथ मारकर डाकू का पिस्तौल गिरा दिया। डाकू बौखला उठा। उसने पलट कर देखा, उसे कुछ भी नजर न आया। कार्लो, कार्लो, डाकू ने बुलंद आवाज में दहशत से कांपते हुए अपने साथी को पुकारा। मारिया को खतरा था ये ऊंची ऊंची शोर न मचाना शुरू कर दे। ऐसी सूरत में सारे डाकू यहाँ पहुंचकर इंजीनियर और वैसी लड़की को हलाक कर सकते थे। मारिया किस किस से मुकाबला कर सकती थी। बस उसने दूसरी आवाज निकालने से पहले एक हाथ मारकर डाकू की गर्दन का मनका तोड़ दिया। फिर वो बूढ़े इंजीनियर और वैसी लड़की के पास आकर कहने लगी, मैदान साफ हो चुका है, जल्दी यहाँ से निकल चलो। मारिया उनको लेकर जंगल जंगल दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरती आखिर नदी के दूसरे जानिब खाड़ी के मशरकी किनारे वाले खो में ले आई। बूढ़े इंजीनियर ने कहा, यहाँ हम कितनी देर तक रहना होगा मारिया? बाबा, इस पर कल बात होगी, अब तुम लोग आराम करो। वैसी लड़की भी बिस्तर पर लेटते ही सो गई। उसने अपनी आदत के मुताबिक किसी से कोई बात नहीं की थी। मारिया भी वहां से आ गई और अपनी झोपड़ी में पहुंचकर सो गई। दूसरे रोज मनाको डाकू को जब अपने दो साथियों की लाशें मिली तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने हुक्म दिया, जजीरे में गोलाबारी शुरू कर दो। 6 तोपों के मुंह जजीरे के वस्त की तरफ कर दिए गए और गोलाबारी के धमाके शुरू हो गए। जंगली लोग पहली बमबारी के बाद वहां से दूर चले गए थे, इसलिए किसी का कुछ नुकसान न हुआ। सिर्फ बचे कुछ दरख्त टूटकर गिर पड़े और कहीं कहीं आग लग गई। मनाको डाकू को भी पता था कि जानी नुकसान किसी का नहीं होगा, बस वो अपनी शर्मिंदगी और गुस्सा निकालना चाहता था। बंद कर दो ये बकबक, मनाको डाकू ने गोलाबारी के धमाकों से तंग आकर कहा, क्योंकि उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था सिवाय उसके कि गोले खत्म हो रहे थे और ख्वाम में असला फूंका जा रहा था। गोलाबारी के धमाके इंजीनियर, वैसी लड़की और मारिया भी सुनते रहे। उन्हें मालूम था कि डाकू अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए जंगली लोगों पर गोले बरसा रहे हैं, जिनका कि अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि जंगली लोग आगे निकल गए हैं। दोपहर के वक्त मारिया एक थैले में फल लेकर वैसी लड़की और इंजीनियर के पास गई। वैसी लड़की को मारिया ने बड़ी मोहब्बत से पास बिठाकर फल खिलाए, पानी पिलाया और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, रत्ना, मेरी बात गौर से सुनो, तुम उर्दू समझती हो? ये बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से हरगिज़ बाहर ना निकलो जब तक मैं इशारा ना करूँ। तुम यहाँ से हरगिज़ बाहर ना निकलना, क्योंकि अब डाकू उधर आएंगे। उनके साथियों की लाशें मिली हैं, वो गुस्से से पागल हुए जा रहे हैं। रत्ना ने आहिस्ता से सर हिला दिया। ये बड़ी तसल्ली की बात थी कि अब ये वैसी लड़की मारिया के कहने में आ गई थी। वो उसे जो हिदायत देती थी वैसी लड़की उस पर खामोशी से अमल करती थी। उसके बाद मारिया ने बूढ़े इंजीनियर से मशवरा किया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा था। डाकू अब जजीरे से कूच करने की तैयारियां कर रहे थे और ये लोग भी ज्यादा देर तक उस गार में जिंदा नहीं रह सकते थे। बूढ़े इंजीनियर ने कहा, मेरा ख्याल है मैं जजीरे के बीच में जाकर शोर मचाता हूँ। डाकू मेरी आवाज़ सुनकर उधर भागेंगे। इस अरसे में तुम जहाज़ पर रत्ना को लेकर सवार हो जाना, फिर मैं भी किसी तरह वहां पहुंच जाऊंगा। मारिया मुस्कुराई, और उसके साथ ही डाकू भी जहाज़ पर आ जाएंगे और तुम दोनों को काबू में कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये खतरनाक बात होगी। फिर तुम ही बताओ, मेरा दिमाग इस तरफ काम नहीं करता। मैं मशीनों को चला सकता हूँ, इस किस्म की बातें नहीं सोच सकता। मारिया ने कहा, मैं कुछ ना कुछ करूंगी, तुम यहाँ हर वक्त तैयार रहना।
शायद आज की रात या कल किसी वक्त हमें यहाँ से भागना पड़े। ठीक है, हम तैयार रहेंगे, मगर तुम क्या करोगी? ये डाकू बड़े खतरनाक है और जहाज से सारे के सारे अलग नहीं हो सकते। मैं खुद सोच लूंगी। अब तुम यहाँ आराम करो और रत्ना को किसी हालत में भी बाहर नहीं जाने देना। मुझे सबसे ज़्यादा उसी की तरफ से परेशानी रहती है कि कहीं ये किसी वक्त बाहर निकलकर हमारी सारी स्कीम तबाह ना कर दे। फिक्र ना करो, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मारिया गार से निकलकर वापस आ गई। झोंपड़ी में आकर उसने देखा कि डाकू जहाज पर सामान, पानी के बड़े बड़े मटके और नारियल और फलों से भरे हुए टोकरे लाद रहे थे। इसका मतलब ये था कि वो यहाँ से जाने की तैयारियां कर रहे थे। मारिया फिक्रमंद हो गई। वक्त सर पर आन पहुंचा था, उसे कुछ ना कुछ भी अभी करना चाहिए था, वरना उसके बाद शायद वो लोग कभी इस जजीरे से बाहर ना निकल सकेंगे। खुदा जाने फिर कब कोई जहाज वहां आए। आखिर मारिया को एक तरकीब सूझी। वो झोंपड़े से निकलकर सीधी डाकुओं के जहाज पर पहुंची। उसने देखा कि जहाज का सरदार डाकू मनाको अपने कैबिन के बाहर कुर्सी पर बैठा नारियल तोड़कर खा रहा था और दूसरे मल्लाहों को गालियां दे देकर कह रहा था, हराम खोरो, जल्दी जल्दी सामान ला दो। मारिया को अब कागज और कलम दवात की तलाश थी। वो सीधी डाकू के कैबिन में दाखिल हो गई। यहाँ काफी तलाश के बाद उसे एक कापी और एक काली पेंसिल मिल गई। उसने कागज पर एक रुक्का लिखा, सरदार, मैं इस जजीरे के जुनूब में एक गार में हूँ। मुझे यहाँ के जंगली वैशियों ने कैद कर रखा है। ये खत मैं एक बूढ़े जंगली के हाथ भेज रहा हूँ। ये जंगली मेरा हमदर्द है। मेरी बात गौर से सुनो। मैं जिस जगह पर कैद हुआ हूँ वहाँ गार में सोने का खजाना मौजूद है। ये जंगली उस सोने को जमा करके रखते हैं। मालूम होता है कि यहाँ से सोना मिलता है। इस वक्त मेरे सामने संदूकों में सोने की डलियाँ भरी पड़ी हैं। अगर ये लोग मेरे साथ अच्छा सलूक करते तो मैं तुम्हें कभी खत न लिखता, मगर ये लोग मुझे देवी पर कुर्बान करने की तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह हो सके जल्दी से मेरे पास अपने सारे आदमी लेकर पहुंचो। खबरदार अकेले मत आना, उन सबको लेकर आना, क्योंकि सोने के संदूक बहुत ज्यादा हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा करना कि जजीरे में एक नदी आएगी, उस नदी के दूसरे किनारे चलते आना। फिर एक पहाड़ी आएगी, उस पहाड़ी के जनूब में नारियल के दरख्त साथ साथ उगे हुए हैं। मैं उन दरख्तों के नीचे से एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे के अंदर सोने के संदूक पड़े हैं। फ़कत इंजीनियर। मारिया ने खत लिखकर मनाको डाकू के कैबिन के दरवाजे पर डाल दिया और फिर दरवाजे में खड़ी होकर जोर से पाँव मारा। मनाको डाकू ने चौंक कर पीछे देखा। कौन बदतमीज शोर मचा रहा है? दरवाजे में कोई भी नहीं था। मारिया ने सोचा कि यह शख्स ऐसे नहीं उठेगा। उसने अंदर जाकर एक गिलास उठाया और दरवाजे के बीच में लाकर जोर से जमीन पर मार दिया। गिलास के शोर से डाकू उठकर दरवाजे में आया। ये किस उल्लू के पट्टे ने फेंका है? उसके साथ ही उसे फर्श पर खत नजर आया। उसने उसे उठा लिया। ये पर्चा यहाँ कौन फेंक गया है? डाकू मनाको ने पर्चा पढ़ना शुरू कर दिया। मारिया को मालूम था कि मनाको सिर्फ स्पेनी जुबान लिखनी पढ़नी जानता है। उसने एक खत स्पेनी जुबान में भी लिखा था। जो जो डाकू मनाको खत पढ़ता जा रहा था उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। खत पढ़कर उसने जोर से फर्श पर अपना पाँव मारा और नारा लगाकर कहा, वो मारा। उसने अपने मल्लाहों से मुखातिब होकर कहा, छोड़ो इस काम को, फेंक दो इन टोकरों को इस जगह और मेरे साथ आओ। वो सारे मल्लाहों को साथ लेकर जहाज से उतर पड़ा। उसके एक खास साथी ने पूछा, सरदार क्या बात है, जहाज को खाली छोड़ना ठीक नहीं। मनाको ने खत उसे पकड़ा दिया। खत पढ़कर मनाको का साथी बोला, मुझे तो इसमें कोई साजिश की बू महसूस होती है। हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मनाको डाकू कहका मारकर हंसा। मेरे दोस्त, मेरे साथ कोई क्या साजिश कर सकता है? मेरे पास पिस्तौल भी है, तोप भी है, दस्ती बम भी है और मशीन गन भी है। तो परवाह मत करो, आओ मेरे साथ। सोने के इतने संदूक हमें सारी जिंदगी नहीं मिल सकते। मगर सरदार, यहाँ इतना सोना कहाँ से आ गया? मनाको डाकू बोला, मेरे दादा ने एक बार कहा था कि बहरुल काहिल में एक जजीरा से जहाँ कैप्टन किड के दादा ने लूटा हुआ खजाना छुपा दिया था, शायद ये वही जजीरा और ये खजाना भी वही हो। चलो मेरे साथ। फिर भी सरदार, हमें होशियार रहना होगा। मेरी मानो तो सारे लोग अपने साथ मत ले जाओ। यहाँ कुछ लोगों को जहाज की रखवाली के लिए भी छोड़ जाओ। मारिया पास ही खड़ी ये बातें सुन रही थी कि कमबख्त ये सरदार का साथी सारा काम खराब कर रहा है। अगर सरदार ने उसकी बात मान ली तो खासी मुश्किल पेश आएगी। मनाको डाकू अपने साथी की तरफ देखकर मुस्कुराया। तो फिर ऐसा करो कि तुम अपने 6 आदमी लेकर यहाँ जहाज पर पहरा दो और हम खजाना लेने जाते हैं। जो हुक्म सरदार। मारिया गहरा सांस भरकर रह गई। कोई बात नहीं, अगर इस सरदार के साथी को मौत उसके हाथों लिखी जा चुकी है तो देखा जाएगा। सरदार ने 6 डाकू जहाज पर पहरा देने के लिए रखे और बाकी सारे डाकुओं को लेकर पर्चे की हिदायत के मुताबिक जजीरे के अंदर दाखिल हो गया। मारिया का ख्याल था कि कमबख्त डाकू शायद अंधेरा होने के बाद वहां से रवाना हो और उसे अंधेरे में इंजीनियर और वैसी लड़की को जहाज पर पहुंचाने का मौका मिल जाए। मगर यह तो उसी वक्त चल पड़ा था। अब मारिया को भी जल्दी करनी चाहिए थी, नहीं तो खतरा यह था कि डाकू वापस आ जाएंगे और गुस्से में होंगे। अगर इंजीनियर के हाथ लग गया तो उसके टुकड़े कर देंगे। मारिया जहाज से उतरकर इंजीनियर और वैसी लड़की की खो की तरफ रवाना हो गई। दोपहर ढल रही थी, सूरज गरूब हो रहा था। खाड़ी में अभी दिन की रोशनी बाकी थी। मारिया ने खो में पहुंचते ही सारी कहानी बूढ़े इंजीनियर को सुना दी। उसने कहा, मगर मारिया, दिन की रोशनी में हमारा जहाज पर जाना खतरनाक है। वो 6 डाकू जो जहाज पर पहरा दे रहे हैं हमें पकड़ लेंगे। ये तो मैं भी जानती हूँ। फिर तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तो चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके जहाज पर पहुंच जाना चाहिए। इस वक्त सरदार अपने काफ़ी डाकुओं के साथ वहां से गायब है। हमें इस मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जो डाकू जहाज पर पहरा देने हैं उनका क्या होगा? उनके हाथों में तो मशीन गनें होंगी। वो बड़ी तेज़ी से गोलियां बरसानी शुरू कर देंगे और जो ही जजीरे में गोलियों की आवाज़ें गूंजेंगी उधर से मनाको डाकू भी अपने आदमियों को लेकर जहाज पर पहुंच जाएगा। मारिया ने कहा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ये खतरा हमें मोल लेना होगा।
खतरे के बगैर कभी कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। तुम लोग यहाँ से निकलकर खाड़ी के किनारे झाड़ियों में आ जाओ, मैं जहाज पर जाकर मैदान साफ करती हूँ। जो ही मैंने ऊंची आवाज में सीटी बजाई, तुम लोग खाड़ी में रखी कश्ती में सवार होकर जहाज पर पहुंच जाना। फिर मारिया ने वैसी लड़की रत्ना के सर पर हाथ रखकर कहा, बहन रत्ना, हम यहाँ से आजाद होकर जा रहे हैं। जिस तरह बूढ़ा इंजीनियर कहे इसी तरह करना, ठीक है? रत्ना ने खामोश नजरों से मारिया की तरफ देखा और आहिस्ता से सर हिला दिया। शाबाश मेरी बहन, आज़ादी में अब थोड़ा सा ही फासला रह गया है। और मारिया वहां से जल्दी से चली गई। वो सीधी जहाज पर आई। ऊपर चारों तरफ 2 डाकू चल फिरकर पहरा दे रहे थे। 2 डाकू नीचे दूसरी मंजिल की बालकनी में तोपों के पास खड़े थे। 2 डाकू मशीन रूम में थे। सरदार का एक साथी उसके खास कैबिन में दूरबीन लेकर बैठा गोल खिड़की में से जजीरे की तरफ देख रहा था। शायद वो अपने साथियों की नकलो हरकत देखने की कोशिश कर रहा था। मारिया सबसे पहले मशीन रूम में गई। दोनों डाकू मेज पर टांगे रखे बैठे जंगली फल खा रहे थे और आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मारिया चुपके से अंदर दाखिल होकर उनके पीछे खड़ी हो गई। वक्त बहुत कम था, उसे जो कुछ करना था जल्दी करना था, बस उसने आओ देखा ना था। पहले तो एक जोरदार हाथ एक डाकू की खोपड़ी पर मारा। वो लड़खड़ा कर फर्श पर गिरा। दूसरा डाकू उछलकर उस तरफ आया। क्या हुआ पोंटी? उसी वक्त मारिया ने दूसरा हाथ दूसरे डाकू की गर्दन पर मार दिया। उसकी गर्दन भी ढलक गई। यहाँ से फारे होकर मारिया उन 2 डाकुओं की तरफ गई जो दूसरी मंजिल की बालकनी में तोपों के पास खड़े पहरा दे रहे थे। मारिया ने पीछे से आवाज दी, हाय मैं मर गई, जरा इधर आना। डाकू ने एक औरत की आवाज सुनी तो चौंक कर एक दूसरे को देखा। ये औरत की आवाज कहाँ से आ गई? मैंने भी सुनी है, दूसरा डाकू बोला। शायद हमारा वहम है, यह औरत कहाँ से आ सकती है? मारिया ने फिर आवाज दी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब तो दोनों डाकू उछल पड़े। आवाज आ रही है। दोनों में से एक डाकू पीछे का हो गया। पीछे राहदारी में अंधेरा था। जब काफी देर हो गई और डाकू का साथी वापस ना आया तो उसने आवाज दी, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से आवाज ना आई तो वो तोप पर से परे हटकर पीछे आया। पीछे उसकी मौत खड़ी थी। एक जरब पहले के लिए काफी हुई और एक जरब उसके लिए भी काफी थी। उन दोनों को खत्म करने के बाद मारिया ऊपर आ गई। यहाँ 2 डाकू जहाज के अरशे पर पहरा दे रहे थे। सरदार का साथी अपने सरदार के कैबिन में था। मारिया ने अरशे पर आकर देखा कि दोनों डाकू अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। एक जहाज के अगली तरफ और दूसरा डाकू जहाज के पिछली तरफ बंदूक लिए खड़ा था। मारिया सबसे पहले शुमाल की तरफ खड़े डाकू के पास गई। उसने पीछे से जाकर उसके कंधे पर उंगली मारी। डाकू ने चौंक कर अपने कंधे पर हाथ रखा। पलट कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। सोचा शायद ये उसका वहम हो, मगर मारिया उसके पास इसी किस्म के मजाक का वक्त नहीं था। उसने डाकू को गर्दन से पकड़कर गला दबा दिया। वो चीख मारकर गिरा। उसकी आवाज़ सुनकर दूसरा डाकू उसकी तरफ भागा। जब तक वो उसके पास आया, मारिया ने पहले का काम तमाम कर दिया था। दूसरे डाकू ने पहले को बुलाया, क्या हो गया तुम्हें? इससे पहले कि दूसरा डाकू भागकर नीचे किसी को इतला करे, मारिया ने उसे भी गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा लिया और राइफल का कंधा इस जोर से मारा कि बेहोश होकर वहीं लुढ़क गया। मारिया ने उनको लाशों को वहीं छोड़ा और अब नीचे सरदार के कैबिन की तरफ चली, क्योंकि सरदार का साथी मनाको डाकू के कैबिन की खिड़की के साथ खड़ा था। ऊपर से आती चीख की आवाज़ उसने भी कुछ कुछ सुनी थी और सोच रहा था कि ये किसकी आवाज़ थी। शायद जंगल का कोई जानवर बोला था, क्योंकि जजीरे में बाज़ ऐसे जानवर भी थे जिनकी आवाज़ें इंसानों से मिलती जुलती थीं। इतने में मारिया उसके कैबिन में दाखिल हो चुकी थी। इत्तेफाक से मारिया का पाँव एक कुर्सी से लगा और कुर्सी फर्श पर गिर पड़ी। मारिया वहीं खड़ी हो गई। सरदार के साथी ने पलटकर कुर्सी को देखा। उसने पिस्तौल निकाल लिया। कौन है? मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पिस्तौल की वजह से मारिया परे हट गई। सरदार का साथी भागकर कैबिन से बाहर निकल गया। उसे कुछ शक पड़ गया था। उसने जहाज पर खतरे की बू सूंघ ली थी। वो सीढ़ियां चढ़ता ऊपर अरशे पर आ गया। यहाँ दोनों पहरेदारों की लाशें पड़ी थी। सरदार के साथी ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी। वो जजीरे में सरदार और दूसरे साथियों को खबरदार करना चाहता था कि खतरा है, जल्दी वापस आओ या होशियार हो जाओ। मारिया परेशान होगी क्योंकि अब बाजी उसके हाथ से निकल गई थी। अब एक एक मिनट कीमती था, क्योंकि फायरिंग की आवाज़ सुनते ही डाकुओं को वापस भागना था। मारिया ने पहला काम तो ये किया कि मरे हुए पहरेदारों की राइफलें उठाकर सरदार के साथी का निशाना बांधा और उसे गोली से उड़ा दिया। उसके बाद मारिया ने ऊंची आवाज़ में सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ से पहले ही बूढ़ा इंजीनियर फायरिंग की आवाज़ सुनकर खो से बाहर निकल आया था। उसने सीटी की आवाज़ सुनी तो फौरन खो में वापस जाकर रत्ना को साथ लिया और कश्ती की तरफ भागा। कश्ती खाड़ी में ज़रा दूर खड़ी थी। वैसी लड़की भी उसके साथ साथ भाग रही थी। वो आगे आगे थी। इंजीनियर बूढ़ा था, वो ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकता था। आखिर वो कश्ती तक पहुंच गए। वैसी लड़की, रत्ना और बूढ़ा इंजीनियर कश्ती में सवार हो गए। रस्सी खोल दी गई। कश्ती का रुख जहाज की तरफ कर दिया गया और कश्ती जहाज की तरफ चल पड़ी। उधर मनाको को सरदार ढूंढ ढूंढ कर खप गया, मगर उसे न खजाना मिला और न वो नारियल के दरख्त जिसके नीचे खो में सोने के संदूक दफन थे। वो पहले ही गालियां दे रहा था और सख्त गुस्से में था कि ऊपर से उसे पिस्तौल की फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। ये खतरे का निशान था। सरदार के नायब ने इस अंदाज से फायरिंग की थी कि जिसमें सख्त खतरे का इशारा था। पास इशारा मिलते ही मनाको डाकू ने भी हवा में फायरिंग करके जवाब दिया कि मैं आ रहा हूँ, और साथ ही साथियों से कहा जहाज पर खतरा है, वापस भागो। डाकू तेजी से जहाज की तरफ दौड़ने लगे। उधर बूढ़ा इंजीनियर और वैसी लड़की कश्ती लेकर जहाज की सीढ़ी के पास पहुंच गए। ऊपर से मारिया ने आवाज़ दी, जल्दी करो।
سب سے پہلے وحشی لڑکی رتنا سیڑھی پر چڑھ کر اوپر آ گئی اور پھر بوڑھا انجینئر رسی کی سیڑھی چڑھنے لگا۔ وہ رک رک کر آ رہا تھا۔ ماریا اوپر کھڑی اسے بار بار آواز دے رہی تھی، بابا جلدی کرو جلدی۔ آخر بوڑھا انجینئر بھی جہاز پر آ گیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ماریا نے کہا، لنگر اٹھا دو اور مشین چلا دو بابا، وقت کم ہے، ڈاکو ادھر بھاگے آ رہے ہیں۔ بوڑھے انجینئر نے عرصے پر لگی لنگر کھینچنے والی مشین کا ہینڈل گھما دیا۔ اس کے ساتھ ہی مشین چلنے لگی اور لنگر کھاڑی کے پانیوں سے اوپر آنے لگا۔ لنگر اوپر آ رہا تھا۔ ماریا نے انجینئر سے کہا، جتنی جلدی ہو سکے نیچے جا کر مشین چلا دو تاکہ جہاز روانہ ہو جائے۔ بوڑھا انجینئر انجن روم میں گیا۔ وہاں 2 ڈاکوؤں کی لاشیں پڑی تھی۔ وہ چونکا، پھر تیزی سے اس نے ہینڈل گھمائے اور بٹن دبانے شروع کر دیے۔ جہاز کا انجن زبردست آواز کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے دوسرا انجن بھی چلا دیا۔ یہ انجن ڈیزل سے چلتے تھے، چنانچہ آگ پکڑتے ہی پسٹن چلنے لگے۔ بھاپ تیار ہو گئی اور جہاز کو ہلکا سا دھچکا لگا اور اس نے کھاڑی میں ہلنا شروع کر دیا۔ ماریا نے اوپر سے آواز دی، رفتار تیز کر دو بابا، میں ڈاکوؤں کو ادھر آتے دیکھ رہی ہوں۔ جہاز بڑی آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور ابھی بڑی مشکل سے کنارے سے ذرا مڑا ہی تھا۔ ادھر مناکو ڈاکو نے جب دیکھا کہ کھاڑی میں کشتی الٹی پڑی ہے، جہاز کا لنگر اٹھا ہوا ہے اور وہ حرکت کر رہا ہے، تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے چیخ کر کہا، جہاز پر فائرنگ شروع کر دو، کوئی اسے اغوا کر کے لے جا رہا ہے۔ ڈاکو بھاگتے بھی چلے آ رہے تھے اور جہاز پر گولیاں بھی برسا رہے تھے۔ اب ان کا ایک دستہ کھاڑی کے کنارے پر آ گیا۔ وہاں کشتی کوئی نہیں تھی۔ سردار نے دھاڑتے ہوئے کہا، چھلانگیں لگا دو سمندر میں اور جہاز پر قبضہ کر لو۔ ڈاکو نے سمندر میں چھلانگیں لگا دی۔ ماریا بھاگ کر گولہ بارود والے کمرے میں گئی۔ اس نے انجینئر کو ساتھ لیا اور وہاں سے دستی بم اور مشین گنیں اٹھا لائی۔ دونوں عرصے پر آ کر لیٹ گئے اور جنگلے کے ساتھ مشین گنیں لگا کر فائرنگ شروع کر دی۔ ماریا نے دستی بم کا پن نکال کر سمندر میں تیرتے ہوئے ڈاکوؤں پر پھینکا۔ سمندر کے پانی میں گرتے ہی دستی بم پھٹا اور اس نے کتنے ہی ڈاکوؤں کو زخمی کر دیا۔ ماریا نے اوپر تلے بم مارنے شروع کر دیے۔ انجینئر مشین گن کی بوچھاڑیں مارا تھا۔ مناکو ڈاکو کنارے پر کھڑا چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور بڑی حسرت کے ساتھ اپنے جہاز کو آہستہ آہستہ کھاڑی کے پانیوں میں جزیرے سے دور ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ماریا نے انجینئر سے مشین گن لے لی اور کہا، بابا تم انجن کے پاس جاؤ، رفتار تیز کر دو، ان ڈاکوؤں کو میں سنبھال لوں گی۔ بوڑھا انجینئر نیچے چلا گیا۔ کھاڑی میں کچھ ڈاکو مر گئے تھے اور باقی تیزی سے جہاز کی طرف تیرتے چلے آ رہے تھے۔ ماریا تاک تاک کر انہیں نشانہ بنا رہی تھی۔ کنارے پر سے سردار پستول کی فائرنگ کر رہا تھا اور بے حد غصے میں تھا اور جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ اڑنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا جہاز اغوا کیا جا رہا تھا اور وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ماریا نے دیکھا کہ جہاز ذرا آگے چلا گیا ہے تو اس نے توپ میں گولہ بھرا اور اس کا رخ کنارے پر ڈاکوؤں اور اس کے سردار کی طرف کر دیا۔ پھر اس نے بٹن دبا دیا۔ بجلی کی چمک کے ساتھ دھماکہ ہوا اور گولہ توپ سے نکل کر سیدھا کنارے پر کھڑے ڈاکوؤں میں جا کر گرا اور گرتے ہی بھیانک آواز کے ساتھ پھٹ گیا۔ ماریا نے دوسری توپ سے دوسرا گولہ داغ دیا۔ یہ بھی اسی نشانے پر جا کر پھٹا۔ دھواں چھٹا تو ماریا نے جہاز پر سے دیکھا کہ کنارے پر سوائے قاتل اور ظالم ڈاکوؤں کی لاشوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ نیچے گئی۔ بوڑھا انجینئر مشینوں کے پاس کھڑا جہاز کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھا رہا تھا۔ ماریا کے آنے کی اسے کوئی خبر نہ ہوئی۔ وہ بولی، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، جہاز ہم نے فتح کر لیا ہے۔ انجینئر نے مسکراتے ہوئے پیچھے سر گھما کر کہا، ہاں بیٹی، خدا کا شکر ہر حالت میں بچا لینا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کدھر کا رخ کریں گے۔ ماریا نے کہا، رتنا کہاں ہے؟ انجینئر نے کہا، وہ کپتان کے کیبن میں سو رہی ہے۔ ماریا بولی، تمہارا کیا خیال ہے بابا کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ انڈونیشیا کی طرف چلا جائے تاکہ اس بچی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ہمارے پاس میرے دوست کی امانت ہے۔ ماریا نے کہا، ٹھیک ہے، ہم یہاں سے انڈونیشیا کا رخ کریں گے۔ انجینئر نے کہا، انڈونیشیا یہاں سے 1 مہینے کے سفر پر ہے اور راستہ بھی خطرناک ہے۔ خدا جانے جنگ ختم ہو گئی ہے کہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، جاپان ہار گیا ہے اور انڈونیشی سمندر میں اب امریکیوں یا انگریزوں کا قبضہ ہوگا۔ ہمیں اپنے جہاز پر سے ڈاکوؤں کا جھنڈا اتار دینا ہوگا۔ ماریا نے کہا۔ انجینئر نے پوچھا، وہ تو اتار دیں گے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم کس ملک کا جھنڈا لہرائیں گے؟ ہمارے پاس تو کسی بھی ملک کا جھنڈا نہیں ہے۔ ماریا بولی، اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ بہرحال انڈونیشیا کے سمندر میں پہنچ کر ہم اپنے آپ کو تجارتی جہاز ظاہر کریں گے۔ تم اس جہاز کے کیپٹن بنو گے اور باقی جہاز کا عملہ کہاں سے لائیں گے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم جہاز کو انڈونیشیا کی حدود سے 40 میل پیچھے کھلے اور آزاد سمندر میں کھڑا کریں گے تاکہ ہم سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہ ہو۔ انجینئر بولا، وہاں سے ہم کیسے بندرگاہ تک پہنچیں گے؟ جہاز میں ابھی 3 کشتیاں موجود ہیں، ہم ان میں سے ایک کشتی میں سوار ہو کر رتنا کو ساتھ لے کر بندرگاہ پر چلے جائیں گے۔ انجینئر نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ جہاز جزیرے کی کھاڑی سے نکل کر سمندر میں آ گیا اور اب جزیرہ دور ہونے لگا تھا۔ سورج غروب ہو گیا، سنہری تھال سمندر میں مغرب کی طرف غروب ہو گیا اور آسمان پر نیلے ستارے چمکنے لگے۔ انجینئر بڑا ماہر تھا، اس نے جہاز کا رخ انڈونیشیا کے سمندر کی جانب موڑ دیا اور اس کی رفتار مقرر کر دی۔ جہاز نے کھلے سمندر میں پہنچتے ہی اپنا سفر شروع کر دیا۔ رتنا کو نچلی منزل میں ایک کیبن دے دیا گیا تھا۔ اس جہاز کا سیاہ جھنڈا اتار کر سمندر میں پھینک دیا گیا تھا۔ جہاز میں لوٹ مار کا کافی سامان پڑا تھا، اس میں عورتوں کے لباس بھی تھے۔ ماریا نے وحشی لڑکی رتنا کا جنگلی لباس اتروا کر اسے شہری عورتوں کا لباس پہنا دیا۔ ماریا دن میں دوبارہ رتنا کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتی۔ اب وہ کچھ بولنے بھی لگی تھی۔ وہ ماریا کا نام لے لیتی تھی۔ 15 دنوں کی مشق کے بعد وہ 2-1 فقرے بھی اپنی زبان میں بولنے لگی۔
یہ عجیب بات تھی کہ دوسری زبانوں کے بجائے اس نے انڈونیشی زبان بہت جلدی سیکھ لی تھی۔ انجینئر بھی اس سے اسی زبان میں بات کرتا تھا، شاید اس لیے کہ یہ اس کی مادری زبان تھی۔ جہاز کو سمندر میں سفر کرتے 16واں دن جا رہا تھا کہ دن کے وقت جب کہ دھوپ خوب چمک رہی تھی، ماریا کو دور ایک جہاز اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ بوڑھے انجینئر نے دوربین لگا کر دیکھا تو کچھ گھبرا کر بولا، مجھے تو یہ بھی بحری ڈاکوؤں کا جہاز نظر آتا ہے۔ ماریا نے دوربین لے کر خود دیکھا، بوڑھے انجینئر نے ٹھیک کہا تھا، جہاز پر سیاہ ڈاکوؤں کا جھنڈا لہرا رکھا ہے۔ بوڑھے انجینئر نے کہا، تمہارا خیال کچھ ٹھیک ہی لگتا ہے، کیونکہ ریڈیو پر امریکہ کے ریڈیو اسٹیشن سے کئی بار یہ اعلان ہو چکا ہے کہ بعض جرمن جرنیل گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگے ہوئے ہیں اور انہوں نے جہازوں پر سمندروں کی طرف رخ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی اسی قسم کا کوئی جہاز ہو۔ بہرحال ہمیں تیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ بحری ڈاکوؤں کا جہاز ہوا تو وہ ہمارے جہاز پر گولہ باری کریں گے اور اسے ڈبونے کی کوشش کریں گے۔ ماریا نے کہا، ہمارا جہاز پر بہترین جنگی توپیں لگی ہیں، یہ ایک جنگی جہاز ہے، ہم دشمن کے جہاز کو ہر حالت میں ڈبو دیں گے۔ اس نے رتنا کو بھی اوپر بلا لیا اور اسے کہا، رتنا تم دوسری طرف توپ پر موجود ہوگی، سمجھ گئی ہو نا؟ جب میں اشارہ کروں تمہیں گولہ بھر کر یہ بٹن دبا دینا ہوگا۔ ماریا بڑی خوش ہوئی۔ رتنا سب کچھ سمجھتی تھی مگر ابھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اب جہاز قریب آ گیا تھا۔ ماریا نے دوربین سے دیکھا کہ جہاز پر ڈاکوؤں کا سیاہ جھنڈا لہرا رہا ہے اور کچھ ڈاکو عرشے پر بندوقیں لیے کھڑے ماریا کے جہاز کو دوربینوں سے دیکھ رہے تھے۔ ماریا نے انجینئر سے کہا، بابا جہاز کا رخ اس طرف کرنا کہ جدھر سے ہمیں دشمن کے جہاز کے پیندے پر گولے پھینکنے میں آسانی رہے۔ انجینئر نے کہا، تم فکر نہ کرو ماریا، میں کئی جہازوں سے لڑائی کر چکا ہوں، میں جہاز کو بائیں جانب 37 ڈگری درجے پر رکھوں گا، تم اس طرح سے اپنے 6 کی 6 توپوں کے گولے ایک ہی وقت میں دشمن کے جہاز پر مار سکو گی۔ بوڑھا انجینئر نیچے چلا گیا۔ ماریا نے دونوں طرف کی توپوں کے گولے بھر لیے۔ رتنا بھی دوسری توپوں کے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ ماریا 3 توپوں پر تھی اور اس کے ساتھ والی 3 توپیں رتنا کے سپرد تھیں۔ ماریا تو خیر کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن چونکہ اسے گولی لگ سکتی تھی اس لیے اس نے رتنا کو بھی نیچے بیٹھ جانے کو کہا اور خود بھی توپوں کے درمیان گولوں کے صندوق کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہاں وہ چھوٹے سوراخوں سے دشمن کے جہاز کو آگے بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ ایک دوربین رتنا نے بھی لگا رکھی تھی۔ دوسری جانب بحری ڈاکوؤں کے جہاز پر ڈاکوؤں کا سردار اور دوسرے ڈاکو حیران تھے کہ یہ کیسا جہاز ہے کہ جس پر توپیں بھی لگی ہیں، سمندر میں سفر بھی کر رہا ہے، مگر عرشے پر کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا۔ ایک ڈاکو نے کہا، مجھے تو یہ بھوتوں کا جہاز معلوم ہوتا ہے، بکواس بند کرو۔ اس کے بعد کپتان نے بھی حکم دے دیا، جہاز پر گولہ باری شروع کر دو۔ گولے اچانک ماریا کے جہاز کے نزدیک ہی سمندر میں آ کر گرے، دھماکہ ہوا اور پانی بڑے زور سے اچھلا۔ ماریا سمجھ گئی کہ دشمن کے پاس بڑی پرانی قسم کی توپیں ہیں اور یہ جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ماریا نے انجینئر کو خبردار کیا، میں گولہ باری کرنے لگی ہوں، ہوشیار۔ پھر اس نے دیکھا کہ جہاز دشمن کے بائیں پہلو پر آ گیا اور ماریا کے جہاز کی توپوں کا رخ دشمن کے جہاز کے پیندے کی جانب ہو گیا۔ دشمن کے جہاز والوں نے یہ دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے سر کھجلا کر کہا، کمال ہے، اس جہاز پر تو کوئی ماہر توپچی معلوم ہوتا ہے، اپنے جہاز کو بچاؤ، اس کا رخ پیچھے دائیں جانب کرو۔ مگر اس سے پہلے کہ ڈاکوؤں کا جہاز اپنا رخ بدلتا، ماریا کے جہاز سے ایک ہی وقت میں 6 گولے اپنی بہترین جنگی توپوں سے نکلے اور ایک بھیانک دھماکے کے ساتھ ڈاکوؤں کے جہاز سے آ کر ٹکرائے۔ یہ بڑے خطرناک گولے تھے، اس کے ساتھ ہی 6 اور گولے آ کر جہاز کو لگے۔ اس کے بعد اور 6 گولے توپوں سے نکلے اور دشمن کے جہاز سے ٹکرائے۔ ان گولوں نے اس کے پرخچے اڑا دیے۔ ایسے گولے تھے جو نشانے پر لگ کر جہاز کی چادر پھاڑ کر اس کے اندر جا کر پڑتے تھے۔ ڈاکوؤں کا جہاز کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر سمندری لہروں پر چکرانے اور ڈوبنے لگا۔ ڈاکو غوطے کھانے لگے۔ ماریا نے ڈوبتے جہازوں کے اوپر بھی 6 گولے فائر کر دیے۔ ان گولوں نے ڈاکوؤں کے اوپر پھٹ کر انہیں اگلے جہان پہنچا دیا۔ کچھ دیر بعد جہاز سمندر میں غرق ہو چکا تھا۔ سمندر پرسکون ہو گیا تھا، ایک بھی ڈاکو باقی نہ بچا تھا۔ ماریا نے خوش ہو کر رتنا سے کہا، یہ ڈاکو تھے، رتنا قاتل تھے، ظالم تھے، آخر ان کو اپنے کیے کی سزا مل ہی گئی۔ بوڑھا انجینئر بھی نیچے سے اوپر آ گیا۔ اس نے دوربین لگا کر دیکھا اور کہا، سمندر پر تو دشمن کے جہاز کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ 25 گولے فائر کیے گئے تھے ہم نے۔ بابا بھلا اتنے گولے کھا کر کوئی جہاز باقی رہ سکتا ہے؟ ماریا یقین کرو، اگر اس وقت ہمارے جہاز پر توپیں نہ لگی ہوتی تو یہ ڈاکو ہمارے جہاز کو آگ لگا دیتے اور ہمیں بھی قتل کر دیتے۔ ان کے گولے آگ لگانے والے گولے تھے۔ ماریا نے کہا، خدا نے ہمیں بچا لیا، اب ہمیں اپنے سفر پر نکلنا ہوگا۔ جہاز کا رخ اپنی منزل کی طرف پھیر دو۔ جہاز کا رخ دوبارہ انڈونیشیا کے سمندروں کی طرف کر دیا گیا۔ 14 دنوں کا سفر باقی تھا۔ یہ سفر بڑے سکون کے ساتھ گزر گیا۔ 13ویں دن یعنی سفر کے آخری روز انہوں نے دور سے ایک لائٹ ہاؤس کی روشنی ستارے کی طرح چمکتی دیکھی۔ رات کا وقت تھا۔ انجینئر نے کہا، یہ انڈونیشیا کے پہلے جزیرے کا لائٹ ہاؤس ہے۔ ماریا نے کہا، تو کیا خیال ہے، ہمیں اسی جگہ جہاز کا لنگر ڈال دینا چاہیے یا آگے جانا ہوگا؟ انجینئر نے کہا، نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ جزیرہ بے آباد ہے اور چھوٹا سا ہے۔ یہاں صرف ایک لائٹ ہاؤس ہے جو آنے والے جہازوں کو سمندر کے اندر چھپی ہوئی چٹانوں سے خبردار کرتا ہے۔ تو پھر ہم آگے جا کر کہاں روکیں گے؟ اس سے آگے جزیرہ کو موجہ آتا ہے۔ یہ انڈونیشیا کا پہلا آباد جزیرہ ہے اور یہاں ہم کسٹم پولیس سے سابقہ پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں جزیرے کو موجہ سے دور ہی جہاز کو سمندر میں کھڑا کر دینا ہوگا
वहाँ से हम कश्ती में सवार होकर जजीरे पर जाएंगे। मारिया का जहाज़ लाइट हाउस के करीब से गुजर गया। लाइट हाउस वालों ने वायरलेस पर उनसे पूछा कि उनके जहाज़ का नाम क्या है और कहाँ से आ रहा है। बूढ़े इंजीनियर ने इंडोनेशी ज़बान में कहा, हमारे जहाज़ का नाम क्वीन ऑफ जावा है और हम अफ्रीका से गर्म मसाले लेकर आ रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ जावा तुम जा सकते हो। मारिया बड़ी हंसी। बाबा, इस जहाज़ का नाम क्वीन ऑफ जावा कब से हो गया? इंजीनियर ने कहा, अभी अभी मैंने रखा है ये नाम, और अब मारिया बेटी इस जहाज़ का नाम यही रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा। लाइट हाउस पीछे रह गया तो जहाज़ पर से इंडोनेशिया के पहले आबाद जजीरे कोमोजा की रोशनियां नजर आने लगीं। इंजीनियर और रत्ना जहाज़ के अर्शे पर जंगले के साथ लगकर खड़े थे। मारिया भी पास ही थी। रत्ना के चेहरे पर अजीब सा असर था, गोया उसे अपने माँ बाप के वतन पहुंचकर कुदरती तौर पर एक रूहानी खुशी हो रही थी। जजीरे की रोशनियां अभी दूर ही थी कि इंजीनियर ने कहा, जहाज़ यहाँ रोक लिया जाएगा। चुनाचे इंजीनियर ने मशीन बंद कर दी, इंजन रोक दिए और समंदर में लंगर डाल दिया गया। जहाज़ खड़ा हो गया। रात काफ़ी गुजर गई थी, फिर भी जजीरे पर दूर से काफ़ी रोशनियां नजर आ रही थी। इंजीनियर ने कहा, हम एक बड़े बारौनक मुल्क में दाखिल हो रहे हैं और ये जजीरा काफ़ी बड़ा जजीरा है, बहुत आबादी है और दुनिया की हर आसाइशें यहाँ दस्तियाब हैं। हर शय बड़ी आसानी से मिल जाती है। यहाँ टेलीफोन भी है और हेलीकॉप्टर का एक अड्डा भी है। मारिया ने कहा, क्या हमें रत्ना को साथ लेकर चलना होगा? इंजीनियर ने कहा, नहीं, सबसे पहले मैं जाऊँगा। हम इस जहाज़ को अकेला छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकते। मैं यहाँ से अकेला जाऊँगा और जकार्ता में अपने डॉक्टर दोस्त को फ़ोन करने की कोशिश करूँगा। अगर फ़ोन मिल गया तो उसे यहाँ बुलवाऊँगा। तुम्हारी क्या मर्ज़ी है? मारिया ने कहा, पहले तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मेरा खुद ज़मीन पर उतरकर सैर करने को दिल चाहता है। मेरा तो ख्याल है कि हम तीनों जकार्ता जाते हैं। और जहाज़ किसके हवाले करके जाएंगे? ये समंदर में इतनी दूर खड़ा है, यहाँ कौन इसे लूटने आएगा? इंजीनियर ने हंसकर कहा, तुम इस इलाके के समुद्री लुटेरों से वाकिफ नहीं हो। ये हमारे नेता इस जहाज़ का एक एक पुर्जा कश्तियों में डालकर ले जा चुके होंगे। तो फिर तुम रत्ना को साथ लेकर जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसे यहाँ छोड़ने की क्या जरूरत है भला? इंजीनियर बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। चुनाचे दूसरे दिन सुबह को इंजीनियर रत्ना को साथ लिया और कश्ती में सवार होकर जजीरा कोमोजा की तरफ रवाना हो गया। जाती दफा रत्ना मारिया के गले लगकर मिली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मारिया ने इंजीनियर से कहा, बाबा, अगर रत्ना के माँ बाप ना मिल सके तो इसे साथ लेते आना। ठीक है मारिया बेटी, और सुनो बाबा, तुम भी कहीं अपने वतन में ही ना रह जाना, वापस जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। फिक्र ना करो बेटी, मेरे वतन में अब मेरा कोई भी बाकी नहीं रहा। मेरा वतन अब ये जहाज़ ही है। मारिया ने हंसकर कहा, और अब ये जहाज़ तुम्हारा ही है बाबा, मैं तो इस जहाज़ पर मेहमान हूँ। अब जल्दी से रत्ना को ले जाकर उसके माँ बाप से मिलवाओ, बल्कि उनके हवाले करो। शुक्रिया मेरी बच्ची, शुक्रिया, मैं जल्दी आऊँगा, मेरा इंतजार करना। बूढ़ा इंजीनियर वैसी लड़की रत्ना को कश्ती में लेकर जजीरे की तरफ रवाना हो गया। लाइट हाउस की धुंधली रोशनी में समंदर की लहरों पर कुछ दूर तक मारिया की कश्ती नजर आती रही, फिर वो गायब हो गई। सारा दिन मारिया अपने जहाज़ पर इधर उधर के कामों में मसरूफ रही। शाम को वायरलेस रूम में सिग्नल आया। मारिया ने सिग्नल सुना। दूसरी तरफ से बूढ़ा इंजीनियर बोल रहा था। उसने मारिया को बताया कि वैसी लड़की रत्ना को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया गया है। वो मेरे डॉक्टर दोस्त की ही बेटी थी। मारिया ने पूछा, आप कब वापस आ रहे हैं? बूढ़े इंजीनियर ने जवाब में कहा कि वो 2-1 रोज़ में वापस पहुंच जाएगा। सिग्नल बंद हो गए। मारिया बावर्ची खाने में जाकर अपने लिए शाम की चाय बनाने लगी। ठीक उसी वक्त अंबर का खलाई जहाज़ मारिया के जहाज़ के ऊपर से गुजरा था। अंबर ने देखा कि समंदर में एक जहाज़ खड़ा है जिसके अर्शे पर कोई भी मल्लाह नहीं है। उसने नीचे उस जहाज़ को सिग्नल दिया, हेलो राजा, हेलो राजा, क्या इस जहाज़ पर कोई नहीं? मारिया ने सिग्नल सुना तो वायरलेस रूम में आकर रिसीवर उठाया। उसने सोचा कि जवाब दे देना चाहिए ताकि किसी को शक ना पड़े। उसने जवाब में कहा, हेलो, मैं क्वीन ऑफ जावा जहाज़ से बोल रही हूँ। मैं इस जहाज़ की मालिक हूँ। तुम कौन और कहाँ से बोल रहे हो? अंबर खुशी से उछल पड़ा, मगर खलाई जहाज़ में चूंकि ज़मीन की कशिश नहीं थी इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही उछल गया और उसका सर जहाज़ की छत से टकराया। अंबर ने मारिया की आवाज़ पहचान ली थी। मारिया, क्या ये तुम बोल रही हो? मारिया ने जल्दी से कहा, हाँ, मगर तुम कौन हो? मारिया, मैं अंबर हूँ। कमाल है, तुमने मेरी आवाज़ ही नहीं पहचानी। मैंने तुम्हें पहचान लिया था। अंबर भाई। मारिया खुशी से निहाल हो गई। तुम कहाँ हो? किस जहाज़ पर हो? अंबर ने उसे बताया कि वो रूसी खलाई जहाज़ पर है और उस वक्त ज़मीन के गिर्द अपना आखिरी चक्कर पूरा कर रहा है। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, खुदा हाफिज़। रूसियों ने अंबर की गुफ्तगू सुन ली थी और उसे वायरलेस पर खबरदार किया था कि अगर उसने मारिया नामी औरत से गुफ्तगू बंद न की तो वो उसके जहाज़ को ज़मीन के मदार से हटा देंगे और फिर वो रहती दुनिया तक खला में चक्कर लगाता रहेगा और कभी वापस ज़मीन पर ना आ सकेगा। रूसी साइंसदान नहीं चाहते थे कि उनका खलाबाज ज़मीन या समंदर पर किसी दूसरे शख्स से बात करे। अंबर अभी तक उनकी गिरफ्त में था। उसने मारिया को खुदाफिज कह दिया, लेकिन खुफिया इशारे से उसे इतना बता गया कि वो रूस के इलाके साइबेरिया में खलाई स्टेशन से उड़ा था और जाहिर है कि उसी जगह वापस जाएगा। चुनाचे मारिया को यह खबर मिल गई थी कि अंबर रूस के इलाके साइबेरिया में है। अब मारिया बड़ी शिद्दत से बूढ़े इंजीनियर का इंतजार करने लगी कि वो आए और रूस जाने के लिए जहाज़ को जापान की तरफ रवाना किया जा सके। जहां उस वक्त मारिया का जहाज़ रुका हुआ था वहां से रूस जाने का समुद्री रास्ता जापानी समंदर से होकर जाता था। मारिया की स्कीम ये थी कि वह जापान के शुमाल में जहाज़ को समंदर में खड़ा करके वहां से किसी न किसी जरिए रूस पहुंचने की कोशिश करेगी। मारिया बड़ी खुश थी कि आखिर उसे अपने भाई अंबर का सुराग मिल ही गया।
मगर वो सोच रही थी कि अंबर खलाई जहाज़ में कैसे पहुंच गया। क्या रूसी साइंसदान उसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उन्होंने अंबर को अपने काबू में कर रखा है और उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं? मारिया अंबर के बारे में किस्म किस्म की बातें सोचती रही। रात को उसने जहाज़ के ऊपर वाली मंजिल की बत्तियां रोशन की और अपनी ख्वाबगाह में जाकर बिस्तर पर लेट गई। वो सोने की कोशिश कर रही थी मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसका ख्याल अंबर और फिर नाग की तरफ चला जाता था। ना अंबर ने नाग के बारे में कुछ बताया था और ना उसने ही अंबर से पूछा था कि नाग कहाँ है। मारिया ने ख्वाबगाह की रोशनी बुझा दी। खिड़की में से चांद की हल्की हल्की रोशनी अंदर आने लगी। समंदर बिल्कुल खामोश और पुरसुकून था। गोल खिड़की का शीशा मारिया ने खोल रखा था, जिसकी वजह से समंदर की ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उस हवा में मारिया को नींद आने लगी। अभी उसने आंखें बंद ही की थी कि उसे यूं लगा जैसे किसी ने जहाज के ऊपर तख्ते पर छलांग मारी हो। मारिया ने आंखें खोल दी और कान ऊपर से आने वाली आवाज़ पर लगा दिए। अब उसे अरशे पर चंद कदमों के चलने की आवाज़ें आईं। मालूम हुआ कि ऊपर एक से ज़्यादा आदमी चल फिर रहे हैं। मारिया को इंजीनियर की बात याद आ गई कि यहाँ के चोर सारे जहाज़ को बेचकर खा जाते हैं। मारिया समझ गई कि चोर जहाज़ को अकेला समझकर ऊपर आ गए हैं। वो उठी और कैबिन से बाहर निकलकर ऊपर जाने वाली सीढ़ी चढ़ने लगी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। जहाज़ की ऊपर वाली मंजिल पर कौन लोग थे? अंबर पर खलाई जहाज़ में क्या गुजरी? क्या मारिया अंबर और नाग से मिल सकी? ये सब कुछ जानने के लिए इसी कहानी की अगली किस्त मुलाहिजा कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।